ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। कल हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस वाला डिस्कशन किया था। आज हम शुरुआत करेंगे विद द बैलेंस शीट कैप्शंस कि नॉर्मली जो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाले एरियाज हो गए, वहां पर आपसे चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है और आपने कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेट साइड जो सबसे ज्यादा डिटेल के अंदर है। वहां से शुरुआत करते हैं। आपको कुछ एटलीस्ट एलिमेंट्स पिक करके स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे ढूंढने का है, जनरल क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त क्या पॉइंट दिमाग में रखने का है, उस तरीके से हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे। सो डू वन थिंग इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर। देखो, एक और रिकमेंडेशन, बैलेंस शीट कैप्शन पढ़ने से पहले एक बार कारो क्लॉसेस रिवाइज करने चाहिए। क्योंकि देखो, कारो के अंदर का जो डिटेल्ड कंटेंट है ना, उसमें से बहुत सारा पार्ट चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही लिखा हुआ है। सो अगर तुमने एक बार कारो की क्लॉसेस रिवाइज कर लिए, फॉर एग्जांपल क्लॉज नंबर 1 जो पीपीई के ऊपर है, इन्वेंट्री के ऊपर है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको चैप्टर 9 में आसानी से मैच हो जाएंगे और आपको और लॉजिकल लगेंगे। रादर जब मैं आज आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट दिखाऊंगा, यू विल रियलाइज जो उन्होंने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स दिए ना, वो सारे के सारे एक्चुअली में कारो में कवर होते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर कवर्ड इन कारो। कारो में आपको हर क्लॉज के अंदर जो इंडिविजुअल सब पार्ट्स दिए हैं, ए बी सी डी ई, जहां पे डिटेल्ड चेकिंग करने के लिए बोला है और कमेंट करने के लिए बोला है, वहां पर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स एक्चुअली कवर हो जाते हैं। इसीलिए एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है, पहले आपने आसानी से कारो के क्लॉजेस को एक बार रिवाइज करना चाहिए, फिर आपने बैलेंस शीट कैप्शन पे जाना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बैलेंस शीट कैप्शन से पहले 100% कारो 2020 के क्लॉजेस को पढ़ना। ठीक है, चलो कम टू पेज नंबर। मैं आपको दो तीन रिलेट करके दिखाऊंगा भी कि कैसे रेलेवेंट रहेगा। अगर पहले कारो पढ़ के रखा तो आपको चैप्टर नंबर 9 का बचाव पार्ट कैसे इजी हो सकता है। डू वन थिंग, कम टू बैलेंस शीट असर्शंस, इट शुड बी ऑन पेज नंबर chapter 8, chapter 9 introduction, chapter 9 part B balance sheet caption. Let's go to asset side first, page number 9C.2. Let's start with the first one. पहला चीज है ट्रेड रिसीवेबल्स। अगेन वापस थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कैसे आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, और यहां पर अब थोड़ा सा और रीडिस्कस करेंगे कि अभी तक कल हमने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट पे जनरल क्वेश्चंस आए तो मैं कंट्रोल वाला पॉइंट से शुरुआत करता हूं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वाला पॉइंट लिखता हूं, वो तो इधर भी आएगा। यहां पर कैसा है बेटा, बैलेंस शीट के जो असर्शन थोड़े अलग असर्शन से भी है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन असर्शन आपके पास अलग से है यहाँ पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वहां पर मेजरमेंट था, यहाँ पर क्या है, वैल्यूएशन वाला पार्ट है। यहाँ पर आपके पास एग्जिस्टेंस है, जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर बैलेंस के लिए आपको 505 इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो ना यहाँ पर ना कुछ ऐसे एडिशनल 3-4 प्रोसीजर्स हैं, अगर वो अपने दिमाग में हमेशा रखें तो मेजोरिटी आंसर्स में परफेक्टली फिट हो जाएंगे। लाइक ऐसे 505 वाला प्रोसीजर हो गया, देन उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट यहां पर भी आएगा। वैल्यूएशन के अंदर एजिंग एनालिसिस बहुत कॉमन पॉइंट रहेगा यहाँ पे। फिर थोड़ा सा आपका फॉरेन करेंसी रहा तो AS11 का रेफरेंस आएगा बहुत जगह पे यहाँ पे। फिर कोई ना कोई रेलिवेंट डेडिकेटेड AS ही रहेगा, जैसे आपका प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट के लिए रिवाइज AS10 रहेगा, इन्वेंट्री के लिए AS2 रहेगा, मतलब ऐसे रिस्पेक्टिव डेडिकेटेड। अब इवन अगर आप पीपी चेक कर रहे हो तो आपके लिए टेंजिबल इंटेंजिबल कैटेगराइजेशन किया जाएगा और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ जाएगा उसके अंदर। अरे हाँ या ना? देन यू हैव अ डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन पीपी, यस और नो? तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट और ऐड हो जाता है। मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग में रखो कि भाई ये मेजर चीजें होती है, तो आप जब एक स्पेसिफिक एरिया को पढ़ रहे हो ना, राइटिंग 4-5 पॉइंट शुड नॉट बी अ चैलेंज आइडियली। बट लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स, थोड़ा इंडिविजुअली एक एक एरिया के हिसाब से डिस्कशन करते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। पहला शुरुआत करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के साथ में। यहां पर आइए, कैन यू सी पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? मार्क कर लो, दिस कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। मतलब normally in general when I talk about, you can say credit sales, I should keep in mind certain aspects. ये credit sales से connected हो गए आपके सारे पॉइंट्स, एक बार पढ़ के देखो।
फिर जैसे सेल्स और परचेज के लिए कंट्रोल टेस्टिंग था, ऑब्वियसली यहां तक आने से पहले भी आपने सेल्स मतलब रिसीवेबल से पहले सेल्स का और जो पेएबल आएगा उसके लिए परचेजेस का कहना इसे उनका कंट्रोल टेस्टिंग किया होगा, उसके बाद डिसाइड किया होगा अमाउंट टेस्टिंग कितना करना है। देखो नीचे एक पॉइंट देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ओवर सेल्स ऑडिटर विल डिसाइड अपॉन कि उसे एक्चुअली में कितने डिटेल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाने होंगे। मतलब वैसे अगर आप देखो तो लैंग्वेज एक बार दिमाग में फिट हो गया ना तो आप वैसे आंसर्स आराम से लिख पाओगे। द ओनली थिंग इज लेट देम आस्क क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप मेरे को पूछोगे लास्ट पेपर के अंदर उन्होंने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर चैप्टर 9 से कुछ पूछा ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा दैट रादर देन आस्किंग एनी एलिमेंट के क्वेश्चन, सिर्फ 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, कोई कुछ क्वेश्चन में आया नहीं पेपर में, मतलब विजिबल ही है कि क्वेश्चन ही नहीं था। आइडियली एमसीक्यू में हुआ तो बात अलग है, बट ऐसा कोई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा नहीं था। वो अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड पेपर था इन जनरल। अदरवाइज एक क्वेश्चन आपको बहुत डेफिनेटली जनरल कैटेगरी का देखने को मिलेगा और एक शायद स्पेसिफिक कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मली, लेट्स से रिसीवेबल्स चेक करना है। कहना इसे मैंने कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाना चाहिए, जो मेजर अमाउंट इन्वॉल्व रहेंगे। याद है कि मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग लगाऊंगा, उसके बाद जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है वहां पर मैंने कंफर्मेशन लेटर भेजना ही चाहिए। एजिंग एनालिसिस करना चाहिए आइडियली, किससे पैसा कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग पड़ा है, यस और नो। अकॉर्डिंगली प्रॉपर प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए कि नहीं बनाए वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, लॉजिकल चीज है कि नहीं है। फिर जितना मेरे बुक्स में रिसीवेबल दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च, उसमें कुछ सब्सिक्वेंटली पैसा रिसीव हो गया है क्या? सो सब्सिक्वेंट रिसीट्स मेरे को सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से चेक करने चाहिए। मतलब लॉजिकली सोचो तो 4-5 पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट आएंगे दिमाग के अंदर। मतलब बस एक असर्शन के बारे में सोचो एंड थिंक अबाउट पॉइंट्स। वैल्यूएशन एजिंग एनालिसिस लिख दूंगा, वैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट आ जाएगा, समझ रहे हो मेरे बात। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस मेरे दिमाग में कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने वाला पार्ट आ जाएगा। अरे हाँ है ना। फिर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के नंबर्स को भी कंपेयर करूंगा, लाइक सेल्स लास्ट ईयर जो था इस साल का जो सेल्स था उन्हें कंपेयर करूंगा, लास्ट ईयर का क्रेडिट सेल्स इस साल का क्रेडिट सेल्स से कंपेयर करूंगा। फिर ओवरऑल रिसीवेबल का बैलेंस इस साल का रिसीवेबल का बैलेंस भी कंपेयर करके देखूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा नजर आता है मुझे आइडियली। दैट कैन बी वन टाइप ऑफ टेस्टिंग। मतलब अगर आप वैसे उस डायरेक्शन में सोचने का शुरुआत करो तो आपको डेफिनेटली चीजें कनेक्ट होनी लग जाएगी। सेम चीज अब जैसे याद करूं, परचेज सेल्स में कट ऑफ प्रोसीजर लगाया था, वो इधर भी रेलेवेंट रहेगा ना, क्योंकि वो सेल्स कैन बी क्रेडिट सेल ऑल्सो राइट। तो कट ऑफ के लिए सेम पेएबल रिसीवेबल के लिए भी रेलेवेंट बन जाएगा। देखो कैसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे, कुछ पॉइंट्स को पिक करते हैं। नीचे देखो, कैन यू सी डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर ऐसे 505। अभी तक मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई एम वेटिंग फॉर दिस। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन 505 पूछेगा, बट वो बोलेगा कि तेरे को रिसीवेबल्स के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भेजना है, पेएबल के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भेजना है। तो नॉर्मली पूरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने का प्रोसेस क्या होता है, दे आर गोइंग टू आस्क यू द एंटायर प्रोसीजर, बट दे मे जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ पेएबल रिसीवेबल स्टॉक लाइन विद थर्ड पार्टी, कोई ना कोई बेस ले लेंगे थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का। बाकी अदरवाइज 505 का प्रोसीजर ही लिखना पड़ेगा। याद आपको 505 में वी हैड 2 फॉर्म्स ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन केस ऑफ पॉजिटिव वी वांटेड रिस्पॉन्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, चाहे बैलेंस मैच होता है या नहीं होता है। नेगेटिव में हमें कब रिस्पॉन्स चाहिए, ओनली इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द बैलेंस। याद आएगा आपको आइडियली। फिर सर जब मैं लेटर भेज रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ना, जो मेरे बुक्स के हिसाब से अमाउंट है दैट इज डैश, खाली भी लिख सकता हूं या मैं अमाउंट मेंशन कर सकता हूं और आपको बोलूंगा कंपेयर करके रिस्पॉन्ड करो आइडियली। एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च लूं या ड्यूरिंग द ईयर कोई एक स्पेसिफिक डेट का कंफर्मेशन ले लूं, ये सब चीजें मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी। ऐसा पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ रहेगा, एक बार आप रीड कर लोगे। अकॉर्डिंग टू मी इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, राइटिंग डाउन एनी 5-7 पॉइंट्स इन सच अ प्रोसीजर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कोई भी इंसान को अगर 505 का अंडरस्टैंडिंग है ये आराम से लिख सकता है। कैन आई अज्यूम दैट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं, मार्क कर लेना, वो डेफिनेटली पढ़ना। 9C.3 पॉइंट नंबर जी मैंने आपको क्लास के अंदर मार्क करवाया होगा। पॉइंट नंबर एच आपको मार्क करवाया होगा, बिकॉज वहां पर अच्छा एमसीक्यू वगैरह भी बन सकता है। समझ रहे हो मेरा बात? ये इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढना बहुत जरूरी है। देन पॉइंट नंबर पी, MNO के बाद में पी रहेगा, इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देन पॉइंट नंबर आर भी मार्क कर सकते हो, इट इज अबाउट योर ट्रेंड एनालिसिस। कुछ अनयूजुअल ट्रेंड नजर आता है क्या? लाइक वंस यू रीड देम इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। राइटिंग डाउन 4-5 पॉइंट्स इज अ जोक। 9C.5 कैन यू सी कंप्लीटेशन कट ऑफ? आपको कट ऑफ का प्रोसीजर लगा के देगा, आज साल के आखिरी के कुछ ट्रांजैक्शन, अगले साल के स्टार्टिंग के कुछ ट्रांजैक्शन, प्रोसीजर लिख करके दिया उसने पॉइंट नंबर ए के अंदर। सिर्फ पॉइंट नंबर ए भी पढ़ लिया तो भी काफी हो जाएगा। मैं आपको बोला था कट ऑफ पे कभी ना कभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से आएगा, इसीलिए अगर ये रीडिंग करते रहोगे तो लेट देम आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो मेरा बात सुनो, इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया रखो, दिमाग का लॉजिकल क्लैरिटी कि भाई स्पेसिफिक आएगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा, जनरल में मेरे को सब समझता है।
फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सोचूंगा आंसर कैसे लिखने का है। मैं कभी भी इस चैप्टर में ना ऐसा नहीं सोच सकता हूं कि मेरे को 4 स्टेप पता है वही लिख के आने का है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस पर्सपेक्टिव से पूछता है, अकॉर्डिंग आंसर ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। स्पेसिफिक आया तो सेम 4 पॉइंट काम में आएगा, जनरल आया ना तो अंडरस्टैंडिंग के काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो आगे आ जाओ, सीधा डायरेक्टली वैल्यूएशन पे आ जाओ। हमेशा वैल्यूएशन में मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ और समझे ना समझे, एजिंग एनालिसिस एक बहुत कॉमन पॉइंट है। AS11 एक कॉमन पॉइंट रहेगा, जो मैं आपको ये भी लिखवा के दिया होगा कि वैल्यूएशन रिलेटेड कीप इन माइंड दीस 3-4 पॉइंट्स। वो सब चीजें अगर आपने दिमाग में रखा तो हो जाएगा काम। चलो पॉइंट नंबर सी को पढ़ लो एक बार के लिए रेफरेंस के लिए। पॉइंट नंबर सी आपको आना चाहिए, पॉइंट नंबर डी भी आपको आना चाहिए, पॉइंट नंबर एच भी आपको आना चाहिए, प्रोविजंस के रिगार्डिंग है। बेस्ट पार्ट क्या है, बहुत डिटेल में कुछ लिखा नहीं है, इन जनरल पॉइंट्स देकर के रेफरेंसेस देके रखे हैं बस। ठीक है, मेरे हिसाब से रिसीवेबल और पेएबल तो ऐसा एरिया हो गया, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन आना है तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर पे आना है, या वो एक आध जैसा बोनाफाइड सेल्स है कि नहीं है, सही से सेल्स रिकॉर्डेड है कि नहीं है, और छोटे से बेसिक पॉइंट्स वाला पार्ट हो गया। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन ही बनता है और आया है, ऐसा नहीं है कि रिसीवेबल पेएबल पूछे नहीं गए, दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड आंसर हैज बीन दिस एंटायर कॉपी पेस्ट एज सजेस्टेड आंसर, एंड इसमें से ही तुम्हारे पॉइंट्स मैच किए गए, तो इधर मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा। नीचे आओ लास्ट में, कैन यू सी अ वर्ड कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अब एक चीज नोटिस करोगे तो एक्चुअली में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शुरू होता है पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आ रहा है एज पर शेड्यूल 3। जो 1 2 3 है, देखो AS11 का रेफरेंस आ गया, रिलेटेड पार्टी के लिए AS18 का रेफरेंस आ गया, इंडेक्स 24 तुम्हारे लिए इररिलेवेंट है, समझ रहे हो मेरा बात। फिर देखो ऑब्वियसली सेम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो 189 ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही है। 189 इज लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, सारे रिलेटेड पार्टीज का लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आर कनेक्टेड। 2 says as per AS18 related party transactions and outstanding balances डिस्क्लोज करने हैं, समझ रहे हो क्या मेरा बात। फिर जो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए हैं या नहीं हुए हैं, डू यू गेट माय पॉइंट, आर दे अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी और नॉट, अकॉर्डिंग टू मुझे कारो के क्लॉज नंबर 13 में रिपोर्ट करना पड़ता है, याद आया क्या। दैट पॉइंट नंबर 3 इज रेफरेंसिंग टू योर कारो क्लॉज नंबर 13, समझा क्या मेरा बात। ये जनरल पॉइंट्स हो गए। अभी जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है कि भाई इन सिंपल टर्म्स आपके रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल देना चाहिए, नीचे एक रेफरेंस दिया उन्होंने, फिर सब क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, आपको मालूम रहेगा, आपको शेड्यूल 3 में पढ़ाया होगा, गुड एंड डाउटफुल कैटेगरी, या कंपनी को डिटरमाइन करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन करके देना पड़ेगा। मुझे देखने का क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नीचे आओ, इसमें ना पॉइंट नंबर 4 को मार्क कर लो बस, पॉइंट नंबर 4 को मार्क कर लो, वेरीफाई वेदर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टीज हैज बीन डिस्क्लोज्ड। ये मेरे को प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए। इफ द अमाउंट इज ड्यू विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और एनी ऑफ देम, या तो इंडिविजुअली या मे बी जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, मे बी डायरेक्टली सिर्फ उनसे नहीं रहेगा, उनका कोई रिलेटिव का डेफिनेशन में आने वाला इंसान रहेगा, वो भी हो सकता है। अगले पॉइंट में देखो, वो रिलेटिव भी कवर कर लेंगे। देखो, फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज रेस्पेक्टिवली इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और अ मेंबर। देखो कैसा होता है, सेक्शन 189 ये बोलता है आप एक लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज मेंटेन करो। अब लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज ना बहुत ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट है, इसमें कंपनी के खुद के डायरेक्ट रिलेटेड पार्टीज तो आएंगे ही आएंगे, दैट इज माय सब्सिडियरी कंपनी, माय एसोसिएट कंपनी, माय जॉइंट वेंचर्स, वो तो आएंगे ही। फिर मेरे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका किस किस और कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप है, मेंबरशिप है या पार्टनरशिप है, वो सारी एंटिटीज भी 189 में आ जाती है। सो बेसिकली वो 189 वाली जो सारी पार्टीज है उनके से कोई ट्रांजैक्शन हुए है क्या, एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है क्या, ये मैं सेपरेट रिपोर्टिंग चाहता हूं ताकि मेरे को क्लैरिटी मिले टोटल रिसीवेबल में से कितना तुमने अंदर अंदर खिला हुआ है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है, मतलब इसीलिए तो बोलते हैं ना, अगर तुम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए जाओगे तो क्या देखते हो, यू डोंट गेट हैप्पी विद द बैलेंस शीट नंबर, यू ऑलवेज सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितने हैं, क्योंकि अगर वो ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है मतलब कंपनी जो है वो हेवीली इंटरडिपेंडेंट है अपने इन्फ्लुएंसिव पीपल्स के अंदर, उसके बाहर से कितना पैसा लेके आ रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। नॉर्मली एक प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी एक बड़ी एंटिटी में हम सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। नीचे आओ, एक टेबल देखो, ऐसा एक एजिंग शेड्यूल हमको देना पड़ेगा। सर देखो, अनडिस्प्यूटेड
या डिस्प्यूटेड, विच इज ऑब्वियसली गुड एंड डाउटफुल, दो कैटेगरी बनाऊंगा। और ऐसा एजिंग एनालिसिस बनाते हैं ना अपन, 0 to 30, 30 to 60, ऐसा इन्होंने आपको एक टेबल बना के दिया है, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 year ओल्ड, ऐसा बैलेंसेस दिखाऊंगा कितने कितने टाइम से किस किस कैटेगरी में कितना कितना पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है। इट्स मोर लाइक एक एजिंग एनालिसिस हम परफॉर्म कर ही रहे थे, उसका एक प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आने चाहिए ताकि हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेगा कि रिसीवेबल का ब्रेकअप क्या है। अदरवाइज सिर्फ अमाउंट से मुझे क्लैरिटी नहीं आएगा। याद करो 520, 530 दोनों जगह बात बोला था, जितना स्ट्रेटिफाई करोगे, जितना डिसएग्रीगेट करोगे, उतना अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। ये वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऐड हो गए। ट्रस्ट मी, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे और बढ़ने वाले हैं। जितना रैशनली सोचोगे ना, तो एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं वो अभी भी वैसे सोचो तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जिसको पूरा अकाउंटिंग तरीका मालूम है उसको ही समझेगा उस नंबर का रेलेवेंस क्या है। एक नॉर्मल इंसान को आपने बाइफर्केशन करके दिया ही नहीं है, वो कैसे समझेगा कि एक्चुअली टोटल अमाउंट का ब्रेकअप क्या है। विदाउट दैट नो वन कैन रियली गेट अ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। जस्ट इमेजिन नो अ कंपनी लाइक रिलायंस हो गया, जहां पे मल्टीपल एंटिटीज है, मल्टीपल सेगमेंट्स है, टोटल अमाउंट से कभी समझ में नहीं आएगा कहां से पैसा कितना पेंडिंग पड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके का आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहां पे सारे डिस्क्लोजर में से सिर्फ पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। कभी ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आ सकता है कि भाई डायरेक्टर्स हो गए या अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हो गए या ऐसी अदर कंपनीज जिनमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर है या कोई दूसरी कंपनी में मेंबरशिप होल्ड करता है, उन लोगों के साथ में कितना आउटस्टैंडिंग है वो मेरे को प्रॉपर डिस्क्लोजर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर मेरे को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या एमसीक्यू बन के आ सकता है। और ये सेम चीज ना आगे बहुत जगह कैरी फॉरवर्ड होगी, बोरोइंग्स में भी आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में भी आएगा, बिकॉज जो प्रोमोटर ग्रुप हो गया, डायरेक्टर ग्रुप हो गया, उनसे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस रहते हैं मेरे को प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने ही चाहिए। ठीक है, डन। लेट्स गो नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये तो मेरे हिसाब से सबसे इजी वाला पार्ट था। आपको नोटबुक के अंदर मैंने प्रॉपर समराइज करके लिखवाया है, तो ये मैंने लिखवाया था समराइज करके पूरा का पूरा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मेरे हिसाब से वो दो है। एक होता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाना और दूसरा होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश परफॉर्म करना। याद है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश? कैश इन हैंड कहां कहां पे है, याद आ रहा है क्या? वहां पर जाकर के आपको याद है सरप्राइज एलिमेंट्स लगा करके सरप्राइज विजिट करना चाहिए देखने के लिए कि बुक्स में कैश का बैलेंस क्या है और फिजिकली कैश का बैलेंस क्या है, वो मैच होता है या नहीं होता है। ये लिखा हुआ रहेगा एक पॉइंट। पेज नंबर 9C.8 पहला पॉइंट 1 और 3 के अंदर ही कंटेंट रहेगा। फिर देखो अल्टीमेटली बोलता है कैशियर को बोलना काउंटिंग करेगा तुम्हारे सामने, तुमने काउंट नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमने जोक्स के फॉर्म में बहुत पढ़ा है, बट टाइम पास है। अल्टीमेटली एक चीज बीआरएस चेक करना आना चाहिए तुमको, वो तो तुम एक्सपर्ट हो मेरे को लगता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर वापस सेम, चाहे वो रिसीवेबल के थ्रू पूछे, बैंक बैलेंस के थ्रू पूछे, कैसे भी पूछे 505 पे उसका फोकस रहेगा। वैल्यूएशन में एक ही पॉइंट है इधर, इफ यू हैव अकाउंट्स इन फॉरेन करेंसी, for example companies like TCS, Infosys may maintain EEFC account. These are separate category of accounts where you can hold balance in a foreign currency. So I may have on 31st March outstanding balance in USD और किसी ने मेंटेन किया तो फायदा भी हुआ होगा। 82 USD INR ऑलमोस्ट देयर। समझ रहे हो क्या मेरा बात? मतलब कहना ही से उन्होंने अपना ही आईएनआर का बैलेंस को यूएसडी के अंदर रखा है और वो कन्वर्जन करने के लिए मेरे को एज ऑन 31 मार्च आरबीआई के वेबसाइट पे जाके एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आईएनआर के अंदर ही आने वाला है ना यार। तेरा बैलेंस तो यूएसडी में होल्ड करा, दैट इज डिफरेंट। तो कहना इसे वहां पर मेरा वैल्यूएशन वाला एलिमेंट छोटा सा आ जाएगा। एक ही पॉइंट है और कुछ था नहीं। आ जाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैटेगरीज रहेगी। देखो बैलेंस विद बैंक क्या है, चेक्स, चेक्स इन हैंड, अदर्स, आपके ईयर मार्क्ड बैलेंसेस, मतलब जो स्पेसिफिकली अनपेड डिविडेंड वगैरह के लिए सेपरेट कैटेगरी ऑफ फंड्स बना के रखे होंगे, वो जो रहेंगे उसका बैलेंस चाहिए। फिर सुनो आपके बैंक गारंटीज, ये सब कुछ जब हम एक लेटर भेजते हैं ना, उस एक लेटर में सारा कंफर्मेशन ले देते हैं। और यही चीजें मेरे शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर के अंदर आती है जब मैं नोट्स टू अकाउंट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाता हूं। इधर कुछ ग्रेड नहीं है। आगे नेक्स्ट इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री में आओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है और आया है सीधा वैल्यूएशन के ऊपर, उस चीज को मार्क कर लेना। दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, दे कैन आस्क यू अगेन। वैल्यूएशन में आओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन रॉ मटेरियल पूछा गया है ऑलरेडी, डब्ल्यूआईबी भी शायद पूछा है मेरे हिसाब से, और फिनिश गुड्स भी पूछा है। एक्चुअली में स्पेसिफिक आंसर कुछ भी नहीं है। डब्ल्यूआईबी क्या होता है बताएगा, इन जनरल डब्ल्यूआईबी में क्या काउंट करना चाहिए बताएगा, मतलब बहुत जनरल सा आंसर रहेगा, बट फिर भी स्पेसिफिक हेडिंग है।
इधर तुमको ये लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग बी केयरफुल, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम मुझे पूछोगे ना, मेरे सबसे फिनिश गुड्स वाला पॉइंट बनता है। लॉजिकली उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि कंपनी का फिनिश गुड्स का बैलेंस एवरेज ये रहता है। एज अ ऑडिटर आप इसके वैल्यूएशन में कैसे कंफर्ट ऑब्टेन करोगे, क्या क्या पॉइंट्स आपने दिमाग लगाने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स आपने दिमाग में रखने चाहिए। एक काम कीजिए, फिनिश गुड्स वाला पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं, फटाफट से आ जाओ। यहां पे देखो पॉइंट नंबर एफ एकदम लॉजिकल लगता है, एजिंग एनालिसिस आ गया यार अपना। पॉइंट नंबर एफ लॉजिकल लगता है एकदम पक्का। क्या वहां पर आपका एक पॉइंट नंबर 5, सॉरी मैं एफ बोल रहा था क्या, पॉइंट नंबर 5, ठीक है तुम ढूंढ रहे हो एफ किधर चले गया। पॉइंट नंबर 5 एजिंग एनालिसिस वाला पॉइंट आ गया। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कहना इसे थोड़ा सा यहां पर मेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी वाला एलिमेंट लेके आना चाहिए हमेशा, कि वैल्यूएशन के लिए एग्जिस्टेंस भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो है ही नहीं तो वैल्यूएशन अपने आप ही पूरा गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक बात है ना। तो यहां पर आओ थोड़ा सा, फॉलो अप any inventories which at the time of observance of physical counting were noted as being damaged or obsolete। बाजू में लिखो रेफर SA 501। याद है क्या, इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए एक SA 501 अलग से बना के दिया था। 500 ऑडिट एविडेंस, 501 ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक एरिया। उसमें क्या है, 3 चीजें थी हमारे पास में, इन्वेंट्री, क्लेम्स लिटिगेशंस एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। याद आया क्या, उसमें तीनों के स्पेसिफिक असर्शन थे। इन्वेंट्री के लिए एग्जिस्टेंस असर्शन था, क्या असर्शन था, एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस से वैल्यूएशन में आपको कंफर्ट आएगा, रिमेंबर दैट इज वन एलिमेंट। फिर सर फिनिश गुड्स तक आने के लिए टोटल आपके अलग अलग कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो सही तरीके से बाइफिकेट होकर के अक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे को चेक करना पड़ेगा। फिर मेरे को ये भी देखना पड़ेगा आप बुक्स में जो फिनिश गुड्स का कॉस्ट एक्चुअली दिखा रहे हो और जो वैल्यू दिखा रहे हो, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो उससे बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, सुना होगा ये पॉइंट आइडियली। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, इंक्वायर व्हाट ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड, ताकि समझ में आए एक्चुअली में आपने कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कैसे किया है टू रीच द टोटल कॉस्ट। फिर मैं देखूंगा कि सर ओवरऑल रियलाइजेबल वैल्यू जो रहेगा वो सो इंश्योर वेदर इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट एनआरवी और कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इज लोअर। बट मेरे को जहां पर ये डैमेज्ड आइटम, थोड़ा ऑब्सोलीट आइटम दिख जाएगा, याद है क्या एक वर्ड, स्लो मूविंग आइटम्स। एजिंग से पता चलेगा ना कि जो आइटम्स इन्वेंट्री से मूव ही नहीं हो रहे हैं, हमारे इन्वेंट्री के अंदर पड़े हैं फॉर मोर देन अ ईयर, कहने से वहां पर वैल्यूएशन और क्वेश्चनेबल बन जाता है कि एक्चुअली में जो आप वैल्यूएशन कैरी कर रहे हो वो सेम वैल्यूएशन होना चाहिए या कंपेरेटिव उसका वैल्यूएशन कम होना चाहिए। तो वहां पर आपका एनआरवी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1.5-2 साल से आपके इन्वेंट्री में पड़ा है, क्या एक्चुअली में इसको मार्केट में बेचने के लिए गए, इतना पैसा रियलाइज होगा या नहीं होगा। अगर एनआरवी कम है तो और कम अमाउंट के ऊपर आपको बुक्स के अंदर इन्वेंट्री दिखाना चाहिए या अप्रोप्रिएट अमाउंट का प्रोविजनिंग करना चाहिए। 2 ऑप्शन होता है, या तो वैल्यू को कम कर दो या प्रोविजनिंग क्रिएट कर दो। ठीक बात है ना यार, पक्का। चलो एक पॉइंट और देख लो, पॉइंट नंबर 9, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ऑब्वियसली एट ओवरऑल लेवल। एंड ये भी देखना चाहिए ऑब्सोलीट इन्वेंट्री मे बी रिवील्ड इफ रेशो इज सिग्निफिकेंटली लोअर। मतलब एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द रेशो विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि कुछ तो सिग्निफिकेंट बदलाव है लास्ट ईयर की इन्वेंट्री और करंट ईयर की इन्वेंट्री के कंपैरिजन के अंदर। या तो पुराने इन्वेंट्री बहुत कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जिसकी वजह से टर्नओवर रेशो पुअर हो गया होगा आपका आइडियली, या करंट ईयर के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए होंगे इन द पैटर्न ऑफ सेल, जिसकी वजह से पुराना इन्वेंट्री जो आपने बनाया होगा वो याद है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस आपने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, पर आपने इन्वेंट्री अभी तो होल्ड करके रखा होगा आइडियली, तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल टर्नओवर रेशियो तो खराब हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो मतलब इस तरीके से कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि भाई वैल्यूएशन जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बात समझ में आया क्या, ये वाला पार्ट फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिनिश गुड्स वाला पार्ट। डब्ल्यूआईपी में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डब्ल्यूआईपी क्या होता है वो लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो चलो डब्ल्यूआईपी वाला पार्ट भी। फिर भाई ओवरऑल डब्ल्यूआईपी तक आने के लिए क्या क्या कॉस्ट आपने इंक्लूड किया है, आपको इससे बेटर मालूम रहेगा। परसेंटेज कंप्लीशन, कि ओवरऑल मेरा डब्ल्यूआईपी जो है वो कंप्लीटेड यूनिट से कितना परसेंट कंप्लीट है। अकॉर्डिंगली सबसे आसान तरीका होता है वैल्यूएशन करने का नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है कोई स्पेसिफिक तरीका है, तो क्यों है ऐसा मेरे को समझना पड़ेगा। अभी गुड, अब जनरल अगर आंसर मुझे इन्वेंट्री पे लिखना पड़ा, इफ द जनरल आंसर ऑन इन्वेंट्री, तो थोड़ा सोचो, यहाँ पे 501 वाला जो पॉइंट है वो बहुत डिटेल में आएगा, कारो का जो क्लॉज नंबर 2 का रेफरेंस है वो बहुत डिटेल में आएगा, वैल्यूएशन वाला पार्ट बहुत डिटेल के अंदर आएगा। समझ रहे हो मेरा बात, थोड़ी सी
एलिमेंट्स अगर आप सोचने के लिए बैठोगे ना 2 मिनट तो आपको आंसर समझ में आएगा। पहले 501 वाले पार्ट पे जाते हैं। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस पे आ जाओ 9C.12, क्योंकि एग्जिस्टेंस असर्शन को ही ऐसे 501 में एड्रेस किया था, स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस के लिए 501 बनाया था। आपको अगर याद है ना 501 के अंदर 501 याद है क्या? पक्का? उन्होंने क्लियरली स्पेसिफिक असर्शन पे बात किया था। देखो, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, क्लेम्स एंड लिटिगेशंस का कंप्लीटनेस, सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक असर्शन के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। इसीलिए जब इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करो 501 आना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। याद करो, नॉर्मली हमने जिस दिन इन्वेंट्री वेरिफिकेशन हो रहा है प्रेजेंट होना चाहिए, समझना चाहिए कंपनी का प्रोसेस क्या है, याद आ रहा है क्या? टेस्ट बेसिस पे कुछ सैंपल सेलेक्ट करने चाहिए, याद है क्या? जो आपके शीट में है वो फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं है, जो फिजिकली है वो हमारे बुक्स के अंदर है कि नहीं है, याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसा आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया था मैंने। फिर सर अगर प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है कि कंपनी 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, इफ आई कैन नॉट अटेंड ऑन 31 मार्च आई कैन गो ऑन अल्टरनेटिव डेट और फिर रिकंसाइल करने का ट्राई करूंगा। और सर अगर पॉसिबल हो ही नहीं पाया मेरे लिए तो मुझे कोई ना कोई अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। इफ द स्टॉक इज लाइंग विद अ थर्ड पार्टी, क्या करोगे? पहले तो मैनेजमेंट से पूछोगे ऐसा क्यों है, यू विल अप्लाई ऐसे 505, अमाउंट इन्वॉल्व बड़ा हुआ तो आर्टिकल को फिजिकली वहां पे भेजोगे कंपेयर एक्चुअली देखने के लिए स्टॉक लाइंग में थर्ड पार्टी है या नहीं है, और फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे दैट एक्चुअली में स्टॉक इज लाइंग विद थर्ड पार्टी, अमाउंट इन्वॉल्व इतना है, फ्यूचर में वो स्टॉक कैसे कंज्यूम या यूज किया गया है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? चलाओ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो कम बैक टू योर इन्वेंट्री, पेज नंबर 9C.12, पॉइंट नंबर 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, मार्क कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। 501 अगर याद है तो आपका ये आंसर बिल्कुल आसान बन जाएगा। ये सब मैंने क्लास नोट्स में आपको अच्छे से डिस्कस करके एम्फसाइज करके बताया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे और डायरेक्टली क्लियरली इट विल टॉक अबाउट स्टॉक लाइंग विद थर्ड पार्टी, यू ऑलरेडी नो दैट कॉन्सेप्ट राइट। नेक्स्ट कैन यू सी कंप्लीटेशन कट ऑफ, थोड़ा सा एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेगा पॉइंट नंबर 1 के अंदर, उसको मार्क कर लीजिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर ऑब्वियसली कट ऑफ का मतलब आपको मालूम ही है, पॉइंट नंबर 3 में कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन दिया है। देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो इन्वेंट्री आपके बुक्स में दिख रहा है आपके पास राइट है क्या, मतलब ये थोड़े डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करने पड़ेंगे कि एक्चुअली वो इन्वेंट्री खरीदा है क्या, कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड प्रॉपर इनवॉइसेस है कि नहीं है। और याद करो, जब गुड्स परचेज कर रहे हो परचेज इनवॉइस मिलेगा, इंटरनल एविडेंस है एक्सटर्नल एविडेंस है, परचेज इनवॉइस इंटरनल एविडेंस है एक्सटर्नल एविडेंस है, एक्सटर्नल है यार, थर्ड पार्टी देगा तो क्यों रिलायबल नहीं रहेगा। बस 3 वे मैच लगाना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट था इसलिए ऑर्डर किया कि नहीं किया, पीओ जीआरएन इनवॉइस पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इतना चेक कर ले तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये गुड्स तुम्हारे नाम पे ही है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? पक्का? देखो एक एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस, पढ़ लो एक बार एक एग्जांपल। इस चैप्टर के क्वेश्चन से पूरा पढ़ाई करने के बाद डरना मत वहां जाके, अगर थोड़ा टाइम तुमने स्पेंड किया, तुमने सोचा ना 10 मिनट के लिए, आफ्टर सो मच डिस्कशन एंड रीडिंग, ऐसा नहीं हो सकता दैट यू कांट राइट द आंसर, तेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हो सका तो परफेक्ट 4 पॉइंट मैच नहीं कर पाया, 2-3 मैच कर पाया, दैट मे बी अ सिचुएशन, बट यू विल स्कोर 0 इन दिस चैप्टर। मेरे को मुश्किल लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि वो कैसे भी पूछे तेरे को समझ में आएगा, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू राइट इट, ट्रस्ट मी, क्योंकि यहां पर ना अंडरस्टैंडिंग ही लिखा हुआ है हर जगह पे। आगे बढ़े, वैल्यूएशन डिस्कस हो गया, आगे जाए डायरेक्टली सीधा, कम टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सबसे आसान है तो यार, आरएम, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेस, ऐसा प्रॉपर कैटेगरी बनाते जाओगे। ठीक है, फिर तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बट जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट, ये डिपेंड करता है कंपनी का अकाउंटिंग करने का मैकेनिज्म कैसा है, उसको इन्वेंटरी में कंसीडर करता है या नहीं करता है, सेपरेटली निकाल कर रखता है, सेपरेटली मेरे को उसका लिस्ट ऑप्टिंग करना पड़ेगा, और कैसे उन्होंने डिस्क्लोजर दिया वो चेक करना पड़ेगा। दैट इज अबाउट गुड्स इन ट्रांजिट। या ऐसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डरने की जरूरत नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं,
वो किधर पूछेगा? कल तुमको दिखाया मैंने, वो जो इंपॉर्टेंट नोट्स बना के दिए ना उधर, अभी आज ऐसा 2-4 और दिखाता हूं जहां वो क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स। अब यहां पर दो कैटेगरी है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आइडियली यहां पर बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सारे मतलब जनरल तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने के चांसेस बनते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन किधर बन सकता है? सबसे पहले चांसेस है एडिशंस और डिलीशंस कैसे चेक करोगे। मतलब स्पेसिफिकली केस स्टडी बना के देगा, कंपनी के अंदर इस बार बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अमाउंट इन्वॉल्व ऑलमोस्ट 100 करोड़। एडिशंस चेक करने के लिए क्या चीज दिमाग में रखनी है? स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन एडिशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या करोगे? लिस्ट ऑफ 10 करोगे, याद है क्या? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, ऐसा पहला शेड्यूल मिलेगा, फिर एडिशंस का पूरा डिटेल लिस्ट मिलेगा, डिलीशंस का लिस्ट मिलेगा। अरे हाँ या ना? फिर एडिशन में क्या चेक करोगे? ये एडिशंस कंप्लीटली नए हैं या एग्जिस्टिंग से कनेक्टेड वाले हैं? अरे हाँ या ना? वो देखना पड़ेगा आपको आइडियली। फिर एडिशंस जब भी आपने किए, मतलब एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कंपनी के नाम पे है क्या? हर एसेट खरीदने से पहले ऑथराइज इंसान का परमिशन चाहिए, कोटेशंस मंगाने चाहिए लॉजिकली, उसके बाद एसेट खरीदना चाहिए। फिर एसेट खरीदने के बाद पुट टू यूज कब किया है, सारा अमाउंट अक्यूमुलेट करके कैपिटलाइज किया कि नहीं किया है, समझ रहे हो? फिर डिप्रिसिएशन चार्ज किया कि नहीं किया है, अमोर्टाइजेशन लगाया कि नहीं लगाया, अगर इंटेंजिबल है तो आइडियली। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया कि नहीं किया है, इंपेयरमेंट लॉस के लिए इंपेयरमेंट असेसमेंट किया है कि नहीं किया है, एंड सर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। इतना ये सबसे ओपन एंडेड एरिया है लिखने के लिए, बट थोड़ा सा बता रहा हूं, तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आईसीए ने पूछा है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे हैव आस्क्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दे हैव डन दिस। दे मे आस्क यू, पॉइंट नंबर 2 को मार्क कर लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली कब कंसिडर करते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? सीधा आ जाओ पेज नंबर 9C.17 पे। यहां पे पॉइंट नंबर 1-2 मार्क करो। याद है, कंपनी ने प्रॉपर एफआईआर मेंटेन करना चाहिए एंड अपने एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। अरे ठीक है ना, आ गया हो डायरेक्टली। ये पूरा कारो क्लॉज है, एक बार चाहिए तो कारो रिवाइज करा दूं क्या? चलो कारो क्लॉज नंबर 1 पे जाओ, आ जाओ। कुछ क्लॉजेस है पूरे 21 नहीं करा, हेलो उसके अंदर 2 लेक्चर लग जाएगा यार। चैप्टर नंबर 11 रहेगा। एलएलबी पहुंच गया मैं। कारो 2020 2016 वाला पढ़ना ही मत, हाँ सीधे 2020 पढ़ने का, तुमको मालूम है ना तुमको? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज? नहीं, याद है क्या? कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पक्का? सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, पता नहीं चीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड विच इज नॉट अ सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और फिर 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, बोरोइंग्स 1 करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 10 करोड़ का लिमिट है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। एक भी बाईपास कर दिया तो क्या हो जाएगा? कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये कंपनी के लिए एप्लीकेबिलिटी है। ये किसके लिए एप्लीकेबिलिटी है? कंपनी के लिए। ऑडिटर के लिए कारो एप्लीकेबल क्यों है? बिकॉज उसका ड्यूटी है ये। सेक्शन 143 के अंदर सबसेक्शन नंबर 11 है एक, वहां पे लिखा है ये ऑडिटर का ड्यूटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी मैटर स्पेसिफाई करता है कि आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा तो आपको इंक्लूड करना चाहिए। नोटबुक के अंदर पॉइंट नंबर 1 और 2 लिखवा के दिया है। मैं बोल रहा हूं वो चीजें इज्जत से पढ़ के जाना, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट पेपर के अंदर कारो की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था, लास्ट पेपर में कारो की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान सा, एकदम चिल्लर लेवल का, और वो क्वेश्चन नंबर 1 में था। करेक्ट इनकरेक्ट के बाद में ऑब्वियसली, मतलब इस बार नहीं आएगा, इस बार क्लॉज पे आएगा कोई ना कोई पक्का से 100%। मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा आइडियली 100% और बहुत इजी लेवल का था। चलो लेट्स गो टू क्लॉज नंबर 1। पहला वाला क्लॉज कौन सा है? क्लॉज नंबर 1 इज अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और सिंपल चीज है, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं ऑफ ऑल देयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? याद है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चाहिए, मतलब प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने रीजनेबल टाइम पीरियड में अपने फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। रीजनेबल टाइम पीरियड वर्ड था, देखो, whether PPE have been physically verified by the management at reasonable intervals। और अगर ये वेरिफिकेशन कराने के बाद कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली है तो क्या प्रॉपर्ली एडजस्ट होनी चाहिए?
इनसे ही आपका चैप्टर 9 का आंसर्स बना है। अगर आप चैप्टर 9 बाजू में रख लोगे, मैं बोल रहा पॉइंट बाय पॉइंट चीजें मैच होगी। इसीलिए बोल रहा हूं इज्जत से पहले कारो पढ़ना, उसके बाद बैलेंस शीट कैप्शंस पढ़ने के लिए जाना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब जो चैप्टर 9 का फियर है वो और खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो फियर इन पॉइंट्स का ही है। इसीलिए मैं बता रहा हूं तुमको, क्योंकि कारो का रैंडमली एक पॉइंट किधर भी लिखा हुआ आता है, तब स्ट्राइक तुमको नहीं होता कि ये कारो से आ रहा है। पहले कारो पढ़ के उधर जाओगे, पक्का समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लॉज नंबर 1 के अंदर पीपी पॉइंट नंबर ए और बी समझ में आया क्या? नंबर सी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार बोला था, जितनी भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, याद है क्या? और लेट्स से टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है, बट कंपनी के पास ओरिजिनल कॉपीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उनको एज अ मॉर्टगेज रखा होगा लोन्स के लिए। तो क्या थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ता था? याद आया कि नहीं? ये पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको। और यहां पर बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे होने चाहिए। अगर नहीं है तो पूरा डिटेल्स लगेगा, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्यों कंपनी के नाम पे नहीं है, प्रमोटर के नाम पे है क्या, प्रमोटर के रिलेटिव वगैरह के नाम पे है क्या, मेरे को डिटेल देना पड़ेगा। देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे हेल्ड किया गया है, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव के नाम पे दिया है क्या, कितने टाइम पीरियड से उनके अंडर है, अमाउंट इन्वॉल्व कितना था, आपके बुक्स में कब से आ रहा है, ऐसा प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इफ द टाइटल डीड्स आर नॉट इन द कंपनीज नेम। कंपनी के नाम पे है या नहीं ये तो स्टेट तो करना ही पड़ेगा, और नहीं है तो ये डिटेल भी देना पड़ेगा। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? आगे आओ पॉइंट नंबर डी के ऊपर। कैन यू सी अ वर्ड रीवैल्यूएशन? अगर पीपीई का रीवैल्यूएशन हुआ, इट शुड बी डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। याद आया क्या? और अगर रीवैल्यूएशन हुआ है, और याद है क्या, इंडिविजुअल लाइन आइटम में 10% ज्यादा का चेंज आया है ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू, तो कहना इसे मेरे को उसके रिगार्डिंग रीजंस एंड डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। मतलब आप ये पढ़ के जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, और फिर चैप्टर 9 में घुसो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुमको। फिर देखो पॉइंट नंबर ई, इस पे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बेनामी प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उन्होंने कारों में पूछने के बजाय पता है क्या पूछा? बेनामी प्रॉपर्टी में क्या डिस्क्लोजर देना होता है। समझ रहे हो क्या मेरा बात? वो डिस्क्लोजर लिखा चैप्टर नंबर 9 में, पर एक्चुअली चेक क्यों करना है? क्योंकि कारों का रिक्वायरमेंट है। देखो, वेदर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, तो क्या कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है क्या? क्या डिस्क्लोजर आएगा? प्रॉपर्टी का डिटेल्स आएगा, कल ही बताया था, कितने टाइम से, प्रॉपर्टी का डिटेल क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, केस का सिचुएशन क्या है, रीजन क्या है, वो सब देना पड़ेगा। समझा? कारो क्लॉज नंबर 1 कौन सा? पीपीई। नंबर 2 पे चले जाओ, चलो इधर बाजू तक आए हो तो इन्वेंट्री, सेम चीज, इन्वेंट्री का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए एट रीजनेबल इंटरवल्स, डिफरेंसेस आए तो एडजस्ट करने चाहिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो, अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा है बियॉन्ड 5 करोड़ का, याद आ रहा है क्या? देखो, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीस, और आपने इन्वेंट्री को एज अ कोलेटरल रखा है, तो कहना है इसे आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पीरियोडिकल रिटर्न देना पड़ेगा। दैट रिटर्न शुड मैच विद माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये चीज कौन चेक करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा। ये सेम चीज बैंक ऑडिट में भी पढ़ाया था, आपको बोला था। ये चीजें अगर दिमाग में रही तो आपके लिए बहुत सारी और चीजें लॉजिकल बनती जाएगी। याद आया क्या? पक्का? कैन वी गो बैक थोड़ा सा, एटलीस्ट जाए चैप्टर 9 के ऊपर। ठीक है, एक दो क्लॉज और पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। जहां जहां रेलेवेंट जो आते जाएगा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कम बैक टू योर पीपीई। तो चलो, इन केस ऑफ पीपीई, पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेज नंबर 9C.16, 9C.16। ठीक है, लॉजिकल है। एग्जिस्टेंस के अंदर सिंपल चीज है, फिजिकल वेरिफिकेशन। इफ यू रिमेंबर दैट वन पॉइंट, आपका काम हो जाएगा। जो आपने अभी कारों में पढ़ा था वही लिखा हुआ है इधर। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीटनेस पे आ जाओ। यहां पे पॉइंट नंबर 1 को मार्क करना, ये आप किधर भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ये चीज, इसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग अ शेड्यूल फॉर दी रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट आइटम। ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन डिलीशन क्या, और कैसे क्लोजिंग बैलेंस तक आप आए हो, ये पॉइंट हमेशा लिखने का आपको। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 को मार्क करना, स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये एडिशन के टेस्टिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, कीवर्ड देख सकते हो आप, AS10 का रेफरेंस आएगा ऑब्वियसली, ठीक बात है। फिर थोड़ा रेफरेंस देगा कि परचेस इनवॉइसेस प्रॉपर्ली है कि नहीं है, ऑथराइज इंसान के अप्रूवल के बाद ही बाइंग किया कि नहीं किया है, दिख रहा है क्या, ऑथराइज पर्सन के अप्रूवल के बाद में। फिर हमेशा कोई भी चीज के लिए कंट्रोल तो होते ही है, एसेट खरीदने के लिए भी कंट्रोल रहेगा ना यार, और एसेट बेचने के लिए भी कंट्रोल रहेगा, क्या प्रॉपर कंट्रोल इन प्लेस है या नहीं है, मतलब अप्रूवल मिला होगा, थर्ड पार्टी कोटेशंस मंगाए होंगे, सही पर्सन का कोटेशन देखने के बाद में आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा, और फिर आपने एसेट खरीदा होगा। ठीक है,
फिर जाओ डिलीशंस के ऊपर, कोई भी एसेट्स को डिलीट करने से पहले बोर्ड का अप्रूवल लगता है, लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है। फिर आपने बेचने से पहले भी मल्टीपल लोगों से कोटेशन लेने चाहिए, जहां से बेस्ट पॉसिबल पैसा मिल सकता है उसको ही बेचना चाहिए। फिर बेचने के बाद नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो बुक्स के अंदर आना चाहिए। देखो, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट क्यों बेचना चाहता है, मैनर ऑफ डिस्पोजल क्या है, क्या उन्होंने अप्रूवल दिया है, क्या मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया होगा। फिर देखो, क्या आपने जो एक्चुअली सेल ऑफ एसेट किया है उसका प्रोसेस कैसे फॉलो किया था, टेंडर्स वगैरह मंगाए थे कि नहीं मंगाए थे, कैसे आपने ओवरऑल डिसीजन लिया कि ये एसेट इसको बेचना चाहिए, फिर आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग किया या नहीं किया। दोनों एरियाज पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी गुड, गो टू वैल्यूएशन। सिंपल है, अभी एसेट के बारे में बात करोगे तो यहां पर मेरे को रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट लिखना ही है, इंपेयरमेंट लॉस लिखना ही है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है, आना ही चाहिए मतलब बाय डिफॉल्ट। तो देखो, इंपेयरमेंट लॉस का भी रेफरेंस रहेगा एंड डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन का भी रेफरेंस रहेगा। रिवैल्यूएशन नहीं है तो भी डाल सकते हो, यू कैन पुट रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑल्सो। अभी पढ़ा है ना, रिवैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दैट पॉइंट कैन कम। देन कम टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब यहां पर पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को मार्क करो, जस्ट डिस्कस करके बताया आपको। टाइटल डीड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं सच्चे बता रहा, ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बता रहा है, मैं हमेशा से बोलते हूं ऐसा, और यही क्वेश्चंस बनाने का तरीका है। इस पे क्वेश्चन आया लास्ट एग्जाम के अंदर यार, ये देखो, कारों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। देखो, पॉइंट नंबर ई दिख रहा है, उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया, और आगे आंसर आना चाहिए। इफ नॉट देन इवन एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड, वो भी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा ना यार। बस वो क्लॉजेस में से एक स्टेटमेंट पिक करेगा और क्वेश्चन बना देगा। इसलिए बोल रहा हूं ये चीजों को और अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। मैं तुमको बता रहा हूं, इधर प्योर अंडरस्टैंडिंग काम में आने वाला है, कुछ याद वाद नहीं करने का है। क्लॉज नंबर लिखा गया मेरे को पता, किधर भी क्वेश्चन में भी नहीं है, आंसर में भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं बोल रहा हूं ये इनकम्प्लीट आंसर है। आइडियली तुमने कंप्लीट आंसर क्या देना चाहिए, इफ नॉट तो मेरे को क्या फर्दर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, टेबल भी देना चाहिए तूने। अरे समझा क्या तुमको। सो आई एम ट्राइंग टू से ऐसे स्टेटमेंट, अब इस बार तो ये आ गया, मतलब ये कुछ अटेम्प्ट पहले फाइनल में आया था, क्योंकि ये चीज उन्होंने लास्ट कारों में भी इंक्लूड कर दी थी। पर लास्ट कारों में इफ नॉट इन द कंपनीज नेम एडिशनल डिस्क्लोजर क्या आएगा वो नहीं था। लास्ट कारों में आता कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है, डू यू गेट माय पॉइंट, कंपनी के नाम पे है पर ओरिजिनल कॉपी नहीं है, कैसे चेक करोगे। 505 का रेफरेंस आया था उधर, तो उधर आंसर में 505 लिखना जरूरी हो गया था। कम बैक, लास्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आ जाओ। अब यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत डिटेल्ड शेड्यूल आता है पीपी का। आपने किसी कंपनी का देखा, आपने मेरे को दिखाया तुमको यार ये चीज। देखो, इसमें ना 3 एस्पेक्ट रहते हैं, ग्रॉस ब्लॉक, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, नेट ब्लॉक। ठीक बात है, क्या ना ऐसे तीनों के अंदर मेरे को ओपनिंग बैलेंस रहेगा, एडिशन रहेगा, चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर मतलब डिलीशंस ड्यूरिंग द ईयर, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है। सिमिलरली अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो उसके अंदर भी 4 कैटेगरी आ जाएगी ना, वही ओपनिंग बैलेंस, क्या कोई नया इंपेयरमेंट, तो इंपेयरमेंट लॉस का भी अक्यूमुलेशन होता है। सो अक्यूमुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, क्या कोई नया इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया है, क्या कोई रिवर्सल किया है। आपको बताया होगा अकाउंट्स के अंदर जितना आपने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया है मैक्सिमम उतना रिवर्सल हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो मेरे को वही 4 एलिमेंट्स देखना है, ओपनिंग, न्यू, एडिशन टू द इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। आइडियली कुछ चीजों को मार्क करा लो, मार्क करना। सर ये क्लासिफिकेशन तो सबको मालूम रहेगा, इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। ठीक बात है, सीधा आओ पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। देखो, for each class of property plant and equipment whether entity has disclosed a reconciliation of, can you see, gross and net carrying amounts at the beginning and at the end of reporting period। obviously gross और net दोनों के लिए दिखाना पड़ेगा मेरे को, ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, एडिशंस क्या है, डिस्पोजल्स क्या है, एंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। कुछ और एडिशनल चीजें हैं, ये इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने पिक कर दी है तुम्हारे लिए। सिर्फ बेसिक 4 चीजें याद रखना, कट लीस्ट कम से कम, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, फॉर ग्रॉस एज वेल एज नेट। ठीक है, फिर आगे नीचे देखो, कैन यू सी फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
whether entity has disclosed. Can you see depreciation wala part? Opening accumulated depreciation, charge during the year, deduction and then closing accumulated. Similarly depreciation के अलावा impairment वाला part आएगा. देखो, for impairment loss, opening accumulated impairment loss, additional charge during the year, कोई reversal किया तो वो, and then closing. वो डब्बा देखा ना, उसके बाद वो चार चीजें रिपीट होने वाली है, चाहे वो डिप्रिसिएशन है, इंपेयरमेंट लॉस है, ग्रॉस है, नेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. खत्म हो गया प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. मतलब एक्चुअली तुम बता रहे डरने का सिर्फ वो is that you have never really prepared anything in detail. That is why you're scared. If you actually look at 5-7 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, तुमको बहुत टाइम पास लगने लग जाएगा, क्योंकि दिमाग को फ्लो समझ में आ जाएगा कि वो इस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है. अब नीचे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट, कैन यू सी इंपॉर्टेंट नोट्स. आ गया ग्रे एरिया. मैं बता रहा हूं वापस से, जिधर ऐसे इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं वो समझ लेना, एग्जाम के अंदर अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं. उसके अंदर भी ना कंटेंट देखना पहले है क्या, अगर हाँ तो वो लॉजिकली इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नहीं है तो पूछने के लिए कुछ नहीं होगा. नंबर 1 देखो क्या बोलते हैं, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ. अरे कारो के क्लॉज नंबर 1 में सेम पढ़ा था यार अभी, ये वही बोल रहा है, इसीलिए कारो पढ़ना फिर इधर आना. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विल लुक लाइक अ जोक, बिकॉज मेजोरिटी की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं बनाई है ना, पता क्यों? प्रोसीजर सुनो. पहले था कारो 2016, सिर्फ 16 क्लॉज, इंडिविजुअल क्लॉज में भी जो इंडिविजुअल पॉइंट्स थे लिमिटेड थे. उसके पहले पुराना वाला कारो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो नंबर ऑफ क्लॉजेस बढ़े, हर क्लॉज में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ी. इसकी वजह से वहां पे क्या बोला, ऑडिटर ने चेक करना डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो बन के आना चाहिए ना. दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है. तो जो नया कारो में इंक्लूड किया वो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी ऐड करना पड़ेगा मेरे को आइडियली. समझा क्या मेरा बात? ये पहले था ही नहीं, बट बिकॉज कारो के अंदर रिपोर्टिंग आ गया तो इधर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा. समझा क्या? डब्बा देखो, सेम चीज, लाइन आइटम दिखाएगा कौन सा प्रॉपर्टी है. देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन, क्या ये इंसान प्रमोटर है, डायरेक्टर है या उसका रिलेटिव है, कब से प्रॉपर्टी हेल्ड है. ये सेम टेबल था उधर, पूरा का पूरा सेम डब्बा है, कुछ नहीं, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया फॉर्मेट से उठा के. समझा क्या? बाजू में लिखो, कारो 2020 क्लॉज नंबर 1. आगे जाऊं, देखो, where the company has revalued its property. अरे यही तो वहां पे सेम क्लॉज था, रिवैल्यूएशन कराना तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना. अरे याद आ रहा है क्या? और अगर 10% के बियॉन्ड चेंजेस है तो प्रॉपर डिटेल डिस्क्लोजर देना. ठीक बात है क्या नहीं है? इधर डिटेल में लिखा भी नहीं, पर तुमको बता रहा हूं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रेफरेंस. अरे वो कारों में ऑलरेडी डिटेल में है, पक्का. अब एक चीज, पॉइंट नंबर 3 पे आओ, नोट नंबर 3 पे. ये सेम ऐसा कैसा टेंजिबल में भी है, इंटेंजिबल में भी है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीविप. सुना क्या वर्ड आपने? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. अब अगर टेंजिबल में बात करोगे, लेट्स से मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, समझ रहे हो? अब बिल्डिंग को भी मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया होगा, तो नॉर्मली यहां पे रिस्क क्या होता है, आपका अमाउंट इन्वॉल्व बड़ा होता है और प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. तो पहले क्या हो रहा था, सीविप के अंदर अमाउंट बड़ा बड़ा पड़ा है, पर डिस्क्लोजर से नहीं है कि मेरे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जो अमाउंट है ये इन्वेंटरी वाला डब्ल्यूआईपी नहीं है, ये कैपिटल डब्ल्यूआईपी है. मतलब विच इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अरे देखो, डब्ल्यूआईपी इन योर इन्वेंटरी इज रिलेटेड टू योर रॉ मटेरियल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. दिस इज योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो तुम खुद क्रिएट कर रहे हो एज ए एसेट. सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज वर्क इन प्रोग्रेस. अभी तक ये प्रॉपर एसेट बना नहीं है, इसके ऊपर पैसा, बिल्डिंग बना रहे हो तो पूरा का पूरा यार, अज्यूम सिचुएशन, उसको 5 अलग अलग प्रोजेक्ट में डिवाइड किया. कैन आई से दैट इज माय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज गेटिंग इनकर्ड बट द एसेट इज नॉट येट पुट टू यूज. द एसेट इज नॉट येट पुट टू यूज, दैट इज गोइंग टू बी पुट टू यूज. अब यहां पे क्या हो चाहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिवाइड करो, कितना कितना पैसा इन सीविप के प्रोजेक्ट्स में अलोकेटेड है वो जानने का है, कितने प्रोजेक्ट्स कितने टाइम से पेंडिंग पड़े वो चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं क्या जिनको अलोकेटेड जो अमाउंट था वो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, अलोकेटेड टाइम पीरियड था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मेरे को उनका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए. देखो क्या बोलता है, नंबर 1, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अपने को एजिंग शेड्यूल देने का है ताकि पता चले प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस कितने टाइम से वहां पर अमाउंट इन्वॉल्व है. लेस देन 1 ईयर कैटेगरी में 1 to 2 कैटेगरी 2 to 3 एंड मोर देन 3 इयर्स. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने सस्पेंड कर दिए हैं, उनके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कितना है वो मेरे को कैटेगराइजेशन चाहिए. ये तो वो प्रोजेक्ट्स है जहां प्रॉब्लम नहीं है, ये रीजनेबल अमाउंट के अंदर रहेंगे, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर रहेंगे. फिर आगे आओ, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुज कंप्लीशन इज ओवरड्यू.
जो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे, और हैज एक्सीडेड, मार्क द वर्ड, इट्स कॉस्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान। तो मेरे को डिटेल लगेगा कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिटेल दो कि भाई एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कब है इनका, विद इन 1 ईयर या अभी भी 1 to 2 years, 2 to 3 years, दिख रहा है कि आपको आइडियली, ताकि पता तो चले सीविप का जो अमाउंट, इसका बाइफर्केशन कैसा हो रहा है। दो कैटेगरी, एक नॉर्मल सीविप जहां मेरे को सिर्फ डिटेल चाहिए अमाउंट कहां कहां स्टक है, एक दूसरा जहां पैसा ऑलरेडी प्लान तो ज्यादा खर्च हो चुका है या टाइम ओवर ड्यू हो चुका है, तो मेरे को अब और डिटेल प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट चाहिए कि वो फ्यूचर में कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला है। दीज आर सजेस्टेड डिस्क्लोजर्स, देयर विल बी मोर डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी। बात समझ में आया क्या? सेम चीज इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर भी आएगा। इंटेंजिबल में मुझे बाकी कुछ नहीं पढ़ाने का, वही चीज पढ़ाने का। इधर आओ, कंप्लीटनेस में एडिशन वाला पॉइंट मार्क कर लेना। सेम कंप्लीटनेस में एडिशन वाला पॉइंट मार्क कर लेना। पॉइंट नंबर 3, यहां पर AS26 का रेफरेंस आएगा ऑब्वियसली। हाँ तो बोलो यार, पक्का सेम डिलीशन चेक करना पड़ेगा, इधर भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्कार्ड नोट है, कोटेशन कैसे मंगाया है, कितने में डिस्कार्ड किया है, अमाउंट इन्वॉल्व किया, सब सेम पॉइंट्स ही आएंगे, ठीक है। फिर आओ सीधा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, यहां पर आओ, ये देखो 10% वाला पॉइंट दिख रहा है सेम कारों के अंदर जो था, आपने रिवैल्यूएशन करोगे तो क्या डिफरेंस जो है वो 10% के बियॉन्ड आ रहा है क्या एग्रीगेट लेवल के अंदर, अगर हाँ तो डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो वापस सेम चीज है। अब यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्क्लोजर, डिस्पोजल्स, इंपेयरमेंट, अदर एडजस्टमेंट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। फिर सिमिलरली देखो, फॉर इधर डिप्रेशन की जगह अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, एडिशनल चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कोई एडजस्टमेंट किया है एंड क्लोजिंग क्या है। सिमिलरली इंपेयरमेंट, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, नया इंपेयरमेंट लॉस जो चार्ज किया है, कुछ रिवर्सल जो किया है एंड क्लोजिंग। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस डेप्रिशिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। नीचे आओ, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सेम दो कैटेगरी देखो। फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर, मतलब ये CWIP बोलने के बजाय इंटेंजिबल एसेट्स क्लासिफिकेशन अलग कर रहा है बस। इट इज नॉट अ टेंजिबल एसेट, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट विच इज अंडर डेवलपमेंट। कैन आई से सेम, पूरा सेम है, एजिंग एनालिसिस कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी सेम, फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हुज कंप्लीशन इज ओवर ड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू ओरिजिनल प्लान, सेम बाइफर्केशन। उधर पूछे या इधर पूछे कोई डिफरेंस नहीं है, इज जस्ट टू डिफरेंट कैटेगरीज, टू डिफरेंट डिस्क्लोजर्स। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? बट ये सब पढ़ने के लिए सही में पहले कारो पढ़ के आना बहुत जरूरी है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। और अगर आपने रेलेवेंट AS पढ़ के रखा है, कारो पढ़ के रखा है, फिर अगर ये रीड करने के लिए जाओगे तो ये इजी गोइंग लगेगा, वरना लगेगा कि कोई अलग दुनिया में आ गए अननेसेसरीली। समझा क्या? इसमें ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो मार्क करा है इंपॉर्टेंट है, आज तक कभी नहीं पूछे गए, आ सकते हैं। टेबल ही उठा के दे देगा MCQ में, ये जो टेबल है ना वही उठा के डाल देगा MCQ में, समझ रहे मेरा बात, और सिचुएशन बना के दे देगा। अगर देखा होगा MCQ में पूछा तो और अच्छा है, लॉजिक ही लगाने का है। इसलिए बोलता हूं ऑडिट डे बाय डे और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। एक बार कॉस्टिंग में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर में क्या आएगा, सच्ची बता रहा, तुम कर सकते हो टाइम अगर लगाया तो तुमने। हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता है, मतलब एक सब्जेक्ट, मतलब मेरे को लगता है एटलीस्ट कॉस्टिंग, अकाउंट्स, FM एंड ESSM प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या आएगा। इधर इतना ओपन एंडेड हो गई ये दुनिया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। एंड पेपर का बाइफर्केशन जो किया है ना, MCQ भी है, करेक्ट इनकरेक्ट भी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, AS भी है, शेड्यूल 3 भी है, लॉ भी है। सोचो ना कितना चीज है, मतलब जेन्युइनली वैसे आदमी देखते जाए तो नेवर एंडिंग है लिटरली। ऐसा हमेशा से था, पर तब तक ICAI ने मॉड्यूल में नहीं लिखा था, अब ICAI ने मॉड्यूल में लिख दिया है, मतलब पेपर में आ सकता है। पहले भी था बट पहले आता नहीं था। चलो, लोन्स एंड एडवांसेस इन अदर करंट एसेट्स, ये आखिरी रहेगा ना मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज पे जाएंगे। इसमें दो तीन चीजें मार्क कराता हूं। 9C.29 पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर रहेगा सेम, ठीक है। फिर सीधा वैल्यूएशन, सेम अलावेंसेस, एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। AS11 का रेफरेंस,
बोला था ना वैल्यूएशन में 3 पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट चिपका गया ना किधर भी, ठीक है। इनका मन हुआ इतना ही लिखने का, इन्होंने इतना ही लिखा। डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इधर क्या इंपॉर्टेंट है सुनो। पहले तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवाइड करके दोगे आप। उसके अंदर ऑब्वियसली अगर ये लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं एसेट साइड के हिसाब से, सेम डाउटफुल गुड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये बाय डिफॉल्ट बाइफर्केशन होने वाला है। प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम किधर है, वापस सेम पॉइंट पे आता हूं। पॉइंट नंबर डी को मार्क करना, लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, दिख रहा है क्या, या ऐसे कंपनीज और फर्म्स वेयर डायरेक्टर इज अ पार्टनर, डायरेक्टर और मेंबर शुड बी सेपरेटली स्टेटेड। मतलब मैं वापस से बोल रहा हूं आपको, वहां फोकस करो जहां जेन्युइनली अलग क्वेश्चन बन सकता है। जो बहुत जेनरिक चीज रहेगी वो नहीं पूछेंगे, या पूछेंगे तो भी तकलीफ नहीं आएगी। इधर स्पेसिफिक क्वेश्चन बना। ये सेम चीज रिसीवेबल में भी दिखाया था मैंने आपको। आगे बोरोइंग्स भी जाओगे तो भी सेम आएगा अल्टीमेटली, कि आपने उनसे पैसा लिया है क्या। ठीक पॉइंट है। जो ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए था वही शॉर्ट टर्म के लिए बाइफर्केशन। देखो लोन्स एंड एडवांसेस को बाइफर्केशन करोगे आप, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, गुड एंड डाउटफुल, सेम लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर्स। बस वो लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म था। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट देखो, फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड वेयर लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आर ग्रांटेड टू promoters, directors, key managerial personals and mark the word related parties। क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए हमको सर, हमको पूरा पार्ट इंडिविजुअल पर्सन बाय पर्सन, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, एंड इस चीज को मार्क करना। एमसीक्यू बन सकता है यहां पे, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। टोटल लोन हमने दिए 100 रुपीज के, इसमें से प्रमोटर को 20% दिया हुआ है, तो मतलब प्रमोटर ग्रुप को कितना सिग्निफिकेंट लोन दिया हुआ है, की मैनेजर पर्सन को कितना सिग्निफिकेंट लोन दिया हुआ है। अमाउंट इज नॉट दैट, मतलब देख के समझ में नहीं आएगा, परसेंटेज से पता चलेगा हाउ सिग्निफिकेंट दैट अमाउंट इज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सेम चीज कारो के क्लॉज नंबर 3 में पढ़ाया था, याद करो। एक कुछ ऐसे कैटेगरी के लोन थे विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, याद आ रहा है क्या। लोन्स विच डिड नॉट हैव ए रीपेमेंट शेड्यूल एट ऑल, लोन्स विच डिड नॉट हैव रीपेमेंट शेड्यूल एट ऑल, मतलब कोई टर्म्स ही नहीं थे विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, दे वर रीपेबल ऑन डिमांड डायरेक्टली। आओ कारो क्लॉज नंबर 3 में जाओ, जाओ जाओ कारो क्लॉज नंबर 3। बैंक ऑडिट में पहुंच गया वापस में। देखो कारो क्लॉज नंबर 3, पेज नंबर 11.8, आर यू देयर। 11.8 देखो, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है, या हैव दे ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस, चाहे वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, किस किस को दिए होंगे, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी एलएलपी को, या किसी भी पार्टी को। इसमें रिलेटेड पार्टीज भी थी, अदर देन रिलेटेड पार्टीज भी थी। सारा का सारा लोन्स एंड एडवांसेस एक ही जगह कैटेगराइज कर दिया था। हालांकि क्लॉज नंबर 4 भी है जहां पे सिर्फ 2 सेक्शन का रेफरेंस दिया, 185 186, तो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, वो भी लोन्स टू डायरेक्टर्स ही होते हैं, छोड़ दो। अभी तुम इधर फोकस करो, सिर्फ यहां पे मैं 2-3 चीजें मार्क कर रहा हूं, वो ढंग से पढ़ना। सीधा आओ पॉइंट नंबर 11.9, पेज नंबर 11.9 के अंदर मार्क पॉइंट नंबर एफ, whether company has granted any loans or advances in the nature of loans which are either repayable on demand or without specifying the terms or period of repayment। देखो हमको टोटल अमाउंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड परसेंटेज देयर ऑफ टोटल, सेम 2 डब्बे बना के दिए हैं, अमाउंट क्या है एंड परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट कितना है। ये पढ़ के गए, उधर का सारा डिस्क्लोजर बाय कुछ इधर से वो बना है, समझेगा मेरा बात, क्योंकि इधर ये रिक्वायरमेंट है तो उधर वो होना चाहिए लॉजिकली। प्लीज अंडरस्टैंड द रिवर्स पर्स। तो तुम्हारे लिए इधर से वहां जाना लॉजिकल है, वहां पे बहुत सारा इन जनरल लिखा है, यहां सीधा ढूंढ करके वहां पहुंचोगे। लेट देम आस्क एनी एमसीक्यू, अब वो एमसीक्यू में कारोल लिखे चना लिखे, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि भाई टोटल का परसेंटेज भी आएगा, अमाउंट तो आएगा ही आएगा, टोटल उनकी कंपेरिजन में कितना परसेंट अमाउंट इनको दिया है ये मेरे को देना चाहिए। ठीक है क्या, पक्का। और यहां पे जनरल पॉइंट तो थे ही ना कि आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं क्या विद प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल, कहीं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या पैसा ओवर ड्यू है क्या फॉर मोर देन 90 डेज, तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। याद आया क्या, कंपनी ने प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं क्या टू एंश्योर रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट, रीजनेबल स्टेप्स लिए कि नहीं लिए,
सब पढ़ाया था यार, कोई बात नहीं, कम बैक। दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसेट्स। खत्म हो गया क्या? पानी पीते हैं, फिर लाइबिलिटीज पे चलते हैं। चले लाइबिलिटीज पे, आ जाओ लाइबिलिटीज पे। लेट्स स्टार्ट विद शेयर कैपिटल। पेज नंबर, देखो यहां पे ना एक्चुअली में एक टाइम था जब ये चैप्टर 9 डिटेल में नहीं था। वी यूज्ड टू हैव चैप्टर कॉल्ड वाउचिंग वेरिफिकेशन, chapter called vouching and verification, old syllabus. And on that time company audit and company accounts, समझ लो मेरा बात, नाम कंपनी अकाउंट्स नहीं था, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस थे उस चैप्टर में। दो चैप्टर हुआ करते थे, जहां पे एक चैप्टर में ऑडिट वाला पार्ट आता था, समझ रहे हो मेरा बात, एंड दूसरा चैप्टर जो था ना दैट वाज अबाउट योर इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो ऑडिट में रेलेवेंट होते हैं। तब आपका शेयर कैपिटल के सारे सेक्शंस उठा के डालते थे, बोनस वाला, बाईबैक वाला, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत लिखने का ट्राई किया ना, मेजोरिटी जगह रेफरेंसेस देके छोड़ दिए, बट ये एक चैप्टर हुआ करता था। सो दे यूज टू डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन डिविडेंड के ऊपर, बायबैक पे, बोनस पे, स्वेट इक्विटी पे, एक क्वेश्चन आता ही था ऑडिट के अंदर, मतलब बिकॉज देयर वाज अ सेपरेट चैप्टर ऑन दैट। डू यू गेट माय पॉइंट? अब ऐसा हो गया, ओल्ड सिलेबस से हम रिवाइज सिलेबस में शिफ्ट हुए, वो चैप्टर ही खत्म कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा। उन्होंने उस चैप्टर का छोटा छोटा पार्ट लेकर के अपने चैप्टर नंबर 9 में इंक्लूड कर दिया। नाउ सिंस दैट इज पार्ट ऑफ चैप्टर 9, मेरे पास सोचो आइटम्स चेक करने के लिए भी है, लॉ के प्रोविजंस भी है, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है, कारों के क्लॉजेस भी है, क्या पूछो? यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट से मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे नहीं मिल रहा है, बट देखो कोई गारंटी नहीं है, यू नेवर नो, अगली बार वापस से क्वेश्चन बन जाए। एक सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा, जब आप लॉ का पढ़ाई कर रहे हो, जो मेरे स्पेसिफिक सेक्शंस हो गए, स्वेट इक्विटी, बायबैक, बोनस, डिस्काउंट वाला, वो आराम से डिटेल में पढ़ने चाहिए, क्योंकि गलती से उनका रेफरेंस एमसीक्यू में करेक्ट इनकरेक्ट में किधर भी आ गया तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो उनको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा, इन जनरल स्पेसिफिक रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है इतना पता होना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? नॉर्मली क्या क्या चीज मेरे को मेंबर्स को सामने देनी पड़ेगी बिफोर दे फाइनली अप्रूव दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये मेरे को पता होना चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग भी रहा तो भी तो आराम से लिख पाएगा। मेरे को पर्सनली अगर आप पूछोगे, अब मेरे को लगता है इस पे क्वेश्चंस और कम हो जाएंगे पर्सनली स्पीकिंग। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा विजिबल हो रहा है कि ऑडिट के अंदर अब वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं शेड्यूल 3 पे, अब वो ज्यादा बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स एएस और इंड एएस के ऊपर, दे आर गोइंग टुवर्ड्स कारो। डू यू गेट माय पॉइंट? दे हैव मोर फोकस देयर, सो दैट मेक्स मी थिंक समटाइम्स कि यहां पे चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। रादर इसी वजह से क्लासेस के अंदर भी मेरे को लगा इसके ऊपर एडिशनल 1-2 लेक्चर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी भी तुमको रेफरेंस के लिए चीजें बता रहा हूं कि भाई ये मेरे को पता होना चाहिए, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। लॉ का जब पढ़ाई कर रहे हो वही मोर देन सफिशिएंट है इसके प्रिपरेशन के लिए। चलो कम टू पेज नंबर 9B.2। अब एक दो चीजें देखो, सबसे पहले कहना इसे शेयर कैपिटल का मेरे को देखना चाहिए कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, उससे करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, करंट ईयर में क्या कोई नए शेयर्स इशू हुए हैं, कुछ बायबैक हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कुछ चेंजेस नहीं है तो कंपनी के डायरेक्टर से फाइटी ले लेने का, देयर इज नो चेंज इन द करंट ईयर शेयर कैपिटल बैलेंसेस, वो लिखवा के ले सकते हो आइडियली। कोई नया फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह किया होगा तो आपको वापस से पैसा आया होगा एप्लीकेशन का, सेपरेट अकाउंट में रखा है कि नहीं रखा है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया है कि नहीं किया है, फिर जिनको लेट्स से आपने अलॉटमेंट नहीं किया एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर देना चाहिए आपने।
वो सब आपने किया है कि नहीं किया, इन जनरल आपको देखना पड़ेगा, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके। 2-3 पॉइंट्स मार्क करवाता हूं, वो लिख दो। 9B.2 पॉइंट नंबर 1 एंड 2 एक बार रीड कर लो। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल किए कि नहीं किए। सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर शेयर शुड नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट अनलेस इट इज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स, या कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव होकर के आया होगा, इसलिए आपको अपने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं, वो बात अलग है, आगे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो पॉइंट नंबर 5 एंड 6 को मार्क कर लो। फिर इधर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम में डायरेक्टली, कैन यू सी एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, किस पर्पस के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, मार्क करो। दिस कैन बी ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ याद है क्या? बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पक्का पक्का। आ गया जाओ नीचे डायरेक्टली, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, उसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। नॉर्मली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है अनलेस इट इज अ स्वेट इक्विटी शेयर, दिख रहा है क्या? पक्का। फिर नीचे देखो, यहां पे एक चीज, नॉट विथ स्टैंडिंग टू दैट, क्या क्रेडिटर्स को आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो? यस, अगर वो डेट को शेयर्स में कन्वर्ट किया है और ये एक प्रॉपरली अप्रूव्ड रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम या प्लान होना चाहिए, अगर अप्रूवल आया है तो ही आप ऐसा कर सकते हो, पक्का। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्यों इशू कर रहे हो, पर्पस क्या है? देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन है कि नहीं है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस क्या है, पढ़ा है ना ये सब आपको, लॉन्ग सेम वही चीजें, बस क्या लिख रहा है, ऑडिटर ने देखने का ये आपने किया है कि नहीं किया है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, इट्स प्रीटी जनरल जो आपने वहां से पिक किया, बस आपने चेक करने का ये उन्होंने मेंटेन किया है या नहीं किया, कंप्लाई किया है या नहीं किया। फिर आ जाओ डायरेक्टली, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, सुना है क्या वर्ड एंड रिड्यूस्ड, सुना है क्या वर्ड एंड रिड्यूस्ड? मतलब देखो, वैसे तो देखने के लिए जाओ तो 68, मतलब बाय बैक बोनस सभी पढ़ने चाहिए। आई थिंक बोनस, ये बाय बैक बोनस के ऊपर तो तुम्हारे पास अकाउंट से चैप्टर भी रहेगा मेरे हिसाब से, उधर भी सेक्शन का रेफरेंसिंग रहेगा ना। बाय बैक है बोनस है, क्या है? दोनों तुम्हारे सिलेबस में, अकाउंट्स में दोनों है, किधर भी है ना, मतलब अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में आओ भी डायरेक्टली। यहाँ पे शेयर कैपिटल वाला जनरल पॉइंट, मतलब इन जनरल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कैटेगरी, अमाउंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ सीधा डायरेक्टली कोर वाला पार्ट। अ कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर का नाम, इंडिविजुअल, नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है क्या? ये मेरे को देना पड़ेगा, ये डिस्क्लोजर को मार्क करना पॉइंट नंबर एम के अंदर, पॉइंट नंबर एम के अंदर। एंड नॉर्मली किसी एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास में अगर 5% के बियॉन्ड शेयर होल्डिंग होता है तो मेरे को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये आपको तो बताया होगा, कहीं ना कहीं वो भी लिखा हुआ रहेगा 5% के बियॉन्ड वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नोट नंबर 1 है, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, यहां स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। एक काम करो, जरा पढ़ो, कुछ देख के याद आता है क्या? कंपनी एक्ट का प्रोविजन, एक काम करो, गो टू कंपनी ऑडिट चैप्टर। अरे देयर वाज अ लॉजिक टू लीव दिस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। जाओ कंपनी ऑडिट के अंदर, चैप्टर नंबर 10, कम टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। याद है क्या? क्लॉज नंबर आई तो तुमको याद था, फिर एक जे वाला था, उसके लिए एक रूल दिया था, रूल नंबर 11, कंपनी ऑडिट 143 सबसेक्शन 3, पेज नंबर 10.25। ऐसा बहुत सारा रेड लिखा हुआ रहेगा एक साथ में, ऐसा बहुत सारा रेड दिखेगा, ऐसे वो एक ही पेज में इतना रेड है। 10.25, इसको तुमको समराइज करके भी लिखवा के दिया है मैंने क्लास नोट्स के अंदर, दिख रहा है क्या? 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे, रूल नंबर 11 दिख रहा है क्या? अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वाला कॉन्सेप्ट था। अगर आपके पास में पैसा आया है,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से किसी और के बिहाफ पे आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया है, गारंटी के फॉर्म में दिया है, या उल्टा आपने किसी को दिया है, उसने तुम्हारे बिहाफ पे इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटी दिया है, गारंटी दिया है, तो मेरे को क्या चाहिए? प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए। इसके लिए पहले मैनेजमेंट से पूछोगे, उनसे रिप्रेजेंटेशन लेटर तो लेना ही पड़ेगा आपको। देख रहे क्या? वेदर मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, मतलब उन्होंने लिख करके दिया होगा दैट जो जो उन्होंने डिस्क्लोज किया उसके अलावा कुछ और ऐसा है क्या। अब यहां पता है ये क्यों वहां पर आ रहा है? क्योंकि वर्ड क्या है? एक वर्ड है, इधर देखो, नो फंड्स हैव बीन एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड ईदर फ्रॉम बोरोड फंड्स और, मतलब तेरे शेयर प्रीमियम अकाउंट के नाम पे जो पैसा आया हुआ है ना, तूने वो पैसा तो कहीं पास ऑन नहीं कर दिया है, सिर्फ उस वर्ड की वजह से उधर है। आगे बोरोइंग आएगा, उसके अंदर भी सेम आएगा। समझा क्या मेरा बात? इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, ये चीज बोरोइंग्स के अंदर भी रहेगी, डिस्क्लोजर के अंदर, ये चीज शेयर कैपिटल के पीछे भी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ढंग से सुनना, अमाउंट क्या है, डेट क्या था, समझ रहे हो मेरा बात? क्या ये अगर आपने पैसा दिया है, इज दिस इन कंप्लायंस विथ फेमा, फॉरेन करेंसी, समझ रहे हो? तो मतलब इन सिंपल टर्म्स मेरे को दो जगह पे जाके डिस्क्लोजर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करने, ले जा रहा हूं, मार्क करना ढंग से, और फिर आपको बताता हूं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। अभी के लिए 143 सब सेक्शन थे, क्लॉज नंबर जे याद आया कि भाई इन चीजों पे मुझे एडिशनल रिपोर्टिंग करनी होती है। कहां पर? मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में कहां पर आता है ये? रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। याद आया कि पढ़ा है पूरा डिटेल में आपको मैंने? ठीक है ना? अभी आओ, कम बैक टू शेयर कैपिटल पॉइंट। मैं जो बोलता हूं, शेयर कैपिटल में भी रहेगा, बोरोइंग्स में रहेगा, दोनों जगह पे एक साथ में पिक करके खत्म करेंगे। कम टू शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। देखो, वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स ईदर फ्रॉम बोरोड फंड्स और फ्रॉम शेयर प्रीमियम, दिख रहा है क्या? देन दे शाल, देखो, अगर उन्होंने ऐसा किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेंड किया है, इन्वेस्ट किया है, और मतलब अदर एज अ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर आपने पैसा पास ऑन किया था जो कहीं और इन्वेस्ट वगैरह किया होगा, मुझे क्या चाहिए? पॉइंट नंबर बी देखो, प्रोवाइडेड एनी गारंटी सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्या डिस्क्लोजर आएगा? डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड सेम, बट पहले केस में डायरेक्टली तुमने इंटरमीडियरी में दिया होगा या इंटरमीडियरी ने किसी और में दिया होगा। पहले केस में डायरेक्टली तुमने किसी एक इंटरमीडियरी को दिया होगा या अभी उसने किसी और थर्ड पार्टी को दिया होगा। थर्ड पॉइंट, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बैंक। तो ये वाला था एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड। द अदर पॉइंट इज अबाउट गारंटी और सिक्योरिटी। उसने बोला था ना ये सब कोई तरीके के ट्रांजेक्शन किए होंगे तुमने। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? पैसा घूम कर, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है यार, मेरे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में उसको कैच करना होता है। ये चैप्टर 5 याद आ रहा है क्या? इसीलिए मैंने ये रिक्वायरमेंट कंपनी के डायरेक्टर पे बना दिया एंड कंपनी के ऑडिटर पे बना दिया। ऑडिटर चेक करेगा ऐसा हुआ है क्या, अगर हाँ तो मेरे को डिस्क्लोजर दिया है क्या कंपनी के बुक्स के अंदर, मेरे को चेक करने का है। रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ऑब्टेन करने का है। कंपनी के मैनेजमेंट ने इंश्योर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए लॉजिकली, और अगर हो रहा है तो उनके वॉच के अंडर ही हो रहा है ना यार। तो मेरे को ये डिस्क्लोजर्स कंपनी ने दिए कि नहीं दिए, क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। आगे देखो, डिक्लेरेशन दैट रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ FEMA are complied by the company and they are not, mark the word, violative of PMLA, not violative of PMLA। सेम चीज पॉइंट नंबर बी में आएगा। इस केस में क्या है सुनो, पहले केस में कंपनी ने पैसा दिया है, इधर कंपनी ने पैसा रिसीव किया है। देखो, वेदर कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड। अब देखो यहां पर ये आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पॉइंट नंबर ए में तुमने तुम्हारे शेयर प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल किया है, पर क्या हो रहा है ना, वो जहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, दोनों पॉइंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? पहले केस में आप पैसा दे रहे हो, बी में आपके पास पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। डू यू गेट माई पॉइंट? दैट वाज रिक्वायर्ड इन कंपनी ऑडिट चैप्टर, दैट वाज कवर्ड देयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। समझा क्या मेरा बात? पॉइंट सेम ही इधर भी नीचे, कुछ अलग नहीं है। देखो सेम, डेट एंड अमाउंट, डेट एंड अमाउंट और फंड्स रिसीव्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा वर्ड? फंड्स रिसीव्ड, वहां पर फंड्स गिवन। अब बोरोइंग्स में जाओ, गो टू बोरोइंग्स। जाओ, मेरा बात मानो, मैं जो बोल रहा हूं तुमको, गो टू बोरोइंग्स। मिला क्या?
सेम पॉइंट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। पेज नंबर 9B.18 पे आओ, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, यहां पे आओ, नोट नंबर 4, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड, देखो हेडिंग में मैच हो रहा है, एंड शेयर प्रीमियम, इसलिए दोनों जगह रेफरेंस है। अंदर देखो कंटेंट परफेक्ट मैच होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार पैसा बोरोड फंड से आपने आगे पास ऑन किया होगा, तब आपने शेयर प्रीमियम का पैसा आगे पास ऑन किया था। पॉइंट पढ़ के चेक कर लो एक बार। अब एग्जाम में बोरोड पूछे, शेयर प्रीमियम से पूछे, क्या फर्क पड़ता है अल्टीमेटली? क्या तुमने एज अ अल्टीमेट बेनिफिशियरी पैसा पास ऑन किया था क्या, या पैसा रिसीव किया था क्या? अगर हाँ, तो मेरे को डेट एंड अमाउंट इंडिविजुअल हर लाइन आइटम की डिटेल्स चाहिए। अभी गुड, चलो अच्छा, अभी क्या बचता है, आगे चलते हैं। कम बैक, शेयर कैपिटल वाला पार्ट डन, लेट्स गो टू नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पहले डिफरेंस तो पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिजर्व वाला पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू योर शेयर होल्डर्स, कैपिटल रिजर्व वाला स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए रहता है, नहीं हो सकता है। मालूम है इतना पक्का? यहाँ पर डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये पता होना चाहिए, मूवमेंट इन रिजर्व्स मेरे को पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे, नया क्या पैसा रिजर्व में ऐड किया है, कितना पैसा उसमें से यूटिलाइज किया है, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये मेरे को हर एक रिजर्व के रिगार्डिंग शेड्यूल ऑब्टेन करना पड़ेगा लॉजिकली। इन्होंने लिख के नहीं दिया, बस समझा रहा हूं आपको मैं। नॉर्मली आई शुड गेट एन अंडरस्टैंडिंग एवरी कैटेगरी ऑफ रिजर्व, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, have they added new money to that reserve, have they utilized any funds from that reserve, are you understanding my point, and what is the closing balance। ये पूरा मूवमेंट मेरे को चेक करना पड़ेगा, ताकि मेरा ओवरऑल डिस्क्लोजर बराबर है कि नहीं है, ये मेरे को पता होना चाहिए। अब यहां पर एक दो चीजों को बस मार्क कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। कम टू पेज नंबर 9B.11, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, सॉरी। यहां पे पॉइंट नंबर 4 को मार्क कर लो, प्रपोज डिविडेंड। आपको मालूम है एडजस्ट नहीं होता, डिस्क्लोजर के फॉर्म में आता है, ठीक है पक्का। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो ऑलरेडी मालूम है यार को। सी द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में आ जाओ। कैन यू सी रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे कैटेगरी के रिजर्व दिखा रहा है अलग अलग। मेरे को मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, फॉर ईच कंपोनेंट, इसको मार्क करना पॉइंट नंबर 2 को, ईच कंपोनेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस whether company has disclosed the following, it will not be applicable for all। हाँ, नॉर्मली सबके लिए सारे पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो देखो ब्रैकेट्स में लिखा ना, टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल, कुछ कुछ में सब एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब नॉर्मली सब तो सब कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे अनलेस जनरल रिजर्व रहता है। देखो ओपनिंग बैलेंस, चेंजेस, कैन यू सी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा कितना लेकर के आए हो, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ किया है, मतलब ऐसे अगर आपने बेसिकली मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर समझना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस से नया पैसा, नया यूटिलाइजेशन के ऑप्शंस, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा मेरे को हर एक रिजर्व के लिए दिखाना पड़ेगा, और ये ऑडिटर ने ऑब्टेन भी करना चाहिए। तो ही समझ में आएगा ना कि एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस जो रिजर्व्स के बराबर है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है, बस खत्म। बोरोइंग्स, अभी बोरोइंग में 2-3 चीजें मार्क करेंगे। पेज नंबर 9B.14, पॉइंट नंबर 4 एंड 5, कंफर्मेशन लेटर के बारे में बात कर रहा है क्या? अरे पैसा बोरो किया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हो, ठीक पॉइंट है। कंप्लीटनेस के लिए विल यू ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ऑल योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एडिशनल डेट वगैरह लिया है तो कंपल्सरीली कॉन्ट्रैक्ट चेक करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स चेक करोगे, अप्रूवल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक पॉइंट है क्या? SF505 का रेफरेंस, पूरा कंफर्मेशन लेटर भेजना ही पड़ेगा ना आपको आइडियली आज वैल्यूएशन के लिए। यहां पर मेरे को अग्रीमेंट्स बहुत काम में आएंगे, चेंजेस इन अग्रीमेंट्स बहुत काम में आएंगे, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेटर काम में आएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा,
अरे लॉजिकल है कि नहीं है? रीपेमेंट शेड्यूल देखना पड़ेगा, रीपेमेंट अप्रोप्रिएटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक पॉइंट है। और अगर कोई इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है और अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है कि भाई बुक्स में बोरोइंग अमाउंट ज्यादा था, बट रीस्ट्रक्चरिंग करके हमने अग्री किया विद द थर्ड पार्टी दैट नाउ द पेमेंट विल बी ऑन अ रिड्यूस्ड अमाउंट, तो वो रिड्यूस अमाउंट बुक्स में आना चाहिए ना यार, राइट ऑफ हो जाना चाहिए बोरोइंग भी। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? पक्का। इन केस ऑफ अदर प्रोसीजर, कुछ चीजों को मार्क कराता हूं, वो कर लीजिए मार्क। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7 बैंक ऑडिट में पढ़ाया था। पॉइंट नंबर 9 AS18, हमारा फेवरेट रिलेटेड पार्टी, याद आया क्या? पक्का। एंड ऑब्वियसली इफ द अमाउंट इज बोरोड फ्रॉम योर डायरेक्टर्स एंड ऑल, वो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो डिस्क्लोजर आगे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोरोइंग रिलेटेड हमारे पास कारो में कुछ क्लॉजेस थे, रिवाइज कर लें। कम टू कारो, क्या इतना से बचना खत्म हो जाएगा ये अभी? इसके बाद आई थिंक खत्म हो जाएगा ना मेरे साथ, ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, लास्ट ही है। कारो में चलते हैं। देखो कारो क्लॉज नंबर 7 तक दिक्कत नहीं था। 7 वॉज योर स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8th वॉज योर इनकम जो डिस्क्लोज नहीं था, राइट। 9 और 10 जो बोरोइंग रिलेटेड है। 10th is not related to borrowing, it's about usage of funds. 9th is about borrowing ideally. क्लॉज नंबर 9 पे आ जाओ। क्लॉज नंबर 9, किस पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल किया है? डिफॉल्ट तो नहीं किया रिपेमेंट के लिए। देखो क्लॉज नंबर 9, whether company has defaulted in repayment of loans or borrowing, क्या मेरे को प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? लेंडर बाय लेंडर डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ, इंडिविजुअल पर्सन कितना पैसा बोरो किया था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है, रीपेमेंट क्यों नहीं किया, रीजंस क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, पूरा देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। लॉजिकल पॉइंट है। तो इफ द कंपनी इज मार्क द वर्ड डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, क्या मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी इस कैटेगरी में आता है क्या? अगर तो मेरे को स्टेट करना पड़ेगा दैट कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय अ रिस्पेक्टिव बैंक। लॉजिकल पॉइंट है। फिर देखो whether funds raised on a short term basis have been utilized for a long term purpose, गलत है ना यार? कब करता है कंपनी ऐसा? जब फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का पैसा महंगा होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्यों यूज करूंगा मैं यार? आई एम यूजिंग अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड फॉर समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? फिर देखो नेक्स्ट, वेदर एनी फंड्स रेज फ्रॉम एनी एंटिटी जिसका, अरे सब्सिडीज वगैरह का ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए पैसा रेज कर रहा हूं मैं। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे सबसे कैसे कारों का रिपोर्टिंग करेंगे वो देखते हैं अपन। अदानी ग्रुप किधर किधर से पैसा आ रहा है, समझ लो मेरा बात, क्या प्लेज करके आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से एक आध कंपनी बचा है जहां पे प्रमोटर प्लेजिंग कम है, बाकी सब कुछ प्लेज ही है। एसीसी अंबुजा खरीदा, पूरा प्रमोटर स्टेक जो था प्लेज कर दिया, पैसा बोरो किया नया बिजनेस खरीदने के लिए। एक्सट्रीम लेवरेजिंग, समझ लो क्या मेरा बात? मतलब मेरे पास जो था उससे मैंने एक खरीदा, इसके भाव से और पैसा उठाया, उससे अगला खरीदा। आर यू अंडरस्टैंडिंग में? मेरे हिसाब से एक जो अदानी विलमार है ना, उसमें प्लेजिंग बहुत कम है, 10-15% रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे मेजोरिटी एंटिटीज के अंदर पूरे प्रमोटर शेयर प्लेज्ड है। मतलब जितना मैक्सिमम लेवरेज हो सकता है उठा लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई होप दैट इज नॉट द सिचुएशन, वरना इकोनॉमी के लग जाएगी। देखो, वेदर कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन सब्सिडरीज जेवीज, मैं बोलता उधर तो सब में है, कितना रिपोर्टिंग करोगे, कितना डिस्क्लोजर करोगे, आराम ही जाने दो। Do you understand about default in repayment? 10th is about usage of funds. Basically आपने IPO या further issue of shares, private placement वगैरह के थ्रू पैसा अगर रेज किया है ना, तो उस पैसे का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया है, सही पर्पस के लिए किया है कि नहीं किया है, कंप्लायंसेस किए कि नहीं है कंपनीज एक्ट के, वो आपको देखने पड़ेंगे अंडर क्लॉज नंबर 10। सो 10 इज अबाउट योर मनी रेज थ्रू IPO एंड FPO, आइडियली प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू। 9th इज अबाउट योर बोरोइंग्स वगैरह, आपने डिफॉल्ट किए हैं क्या। इसमें सिर्फ डिफॉल्ट वाला पार्ट नहीं है, इवन फंड्स का यूटिलाइजेशन भी कवर्ड है, ध्यान रखना। नाम देखने के लिए डिफॉल्ट इन रीपेमेंट है, हाँ, बट इट्स नॉट जस्ट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। रिमेंबर इसमें पॉइंट नंबर D है, whether funds raised are used for the right purpose or not. पॉइंट नंबर D एंड C दिख रहा है क्या, पर्पस के ऊपर बात कर रहे हैं वो। इट इज नॉट जस्ट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, वो इनिशियल पॉइंट था, नाम वो रख दिया, अंदर कंटेंट बदल चुका है अभी, मेरी गलती नहीं है, हेडिंग वैसी है।
समझ रहे हो ना मेरा बात? अंदर का कंटेंट डिटेल में आ गया है। कैन वी कम बैक टू बोरोइंग्स? चलो तो मतलब देखो, क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लॉज, नंबर 8 अनडिस्क्लोज इनकम, समझ रहे हो, 9th डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, 10 यूसेज ऑफ फंड्स, 11वां फ्रॉड। एटलीस्ट इस सीक्वेंस में याद रखना लॉजिकली। मैं बोला था कारों को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना, 1 to 7 समझ रहे हो लॉजिकल सीक्वेंस है, 8 to 11 लॉजिकल सीक्वेंस है, 12 to 16 एंड देन 7 to 21 ऐसे पार्ट्स डिवाइड कर लेना, 1 to 7, 8 to 11, 12 to 16, 16 एनबीएफसी क्लॉज रहेगा तुम्हारा, 17 to 21 और 21 भी नहीं, 17 to 20 ही कर लो, 21 तो कंसोलिडेटेड है तुमको मालूम ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। 20 वाला तुम्हारा सीएसआर वाला है। कुछ ऐसा याद है क्या? कोई बात नहीं, लास्ट से पढ़ोगे याद आ जाएगा, टेंशन मत लो यार, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट्स कम बैक, बोरोइंग्स। हाँ, बोरोइंग्स अदर प्रोसीजर हो गया। कम टू प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कुछ पॉइंट्स मार्क करवाता हूं। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लाइबिलिटी, ये बाइफर्केशन तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने भी एक्चुअली में इंडिविजुअली अलग अलग एरिया को डिस्कस करना चाहिए था, वो खुद भी बोर हो गए थे, सब कुछ मिला के बोरोइंग्स में डाल दिया, बोरोइंग्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज टुगेदर। समझ रहे हो मेरा बात? पर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता हूं आपको मैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 9B.17 हमेशा ध्यान रखना, बोरोइंग शैड ऑलवेज बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, ये पॉइंट को मार्क कर लो। पॉइंट नंबर 3, वेदर लोन्स हैव बीन गारंटीड बाय डायरेक्टर्स और अदर्स, अगर हाँ तो टोटल अमाउंट क्या है एंड परसेंटेज क्या रहेगा वो चाहिए मेरे को, ठीक है। फिर आओ इंपॉर्टेंट नोट्स, रीड नंबर 1, whether company has borrowing from banks or financial institution on the basis of security of current assets, it shall disclose the following। याद करो, हमने कारो क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री पढ़ा, जब कंपनी का वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ की बियॉन्ड चले जाए, क्या इन्वेंट्री के क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो आपने बैंक को या इंस्टीट्यूशन को दिए होंगे, दे शुड मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक करो आगे पॉइंट, इन्होंने बस करंट एसेट बोला है, उधर हमने स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के बारे में बात किया है। Whether quarterly returns or statements filed by the company with the banks are in agreement with the books of accounts. If not, what are the reasons? लॉजिकल पॉइंट है पक्का। सेम पॉइंट नंबर 2, विलफॉल डिफॉल्टर, अभी जस्ट पढ़ के हैं क्लॉज नंबर 9 से, क्या कंपनी को डिक्लेयर किया एज अ विलफुल डिफॉल्टर, अगर हाँ तो मेरे को स्टेट करना पड़ेगा डेट क्या था, क्यों, डिटेल्स क्या क्या डिफॉल्ट्स किए उन्होंने जिसकी वजह से ऐसा उसको क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब नॉर्मली बोरोइंग्स रिगार्डिंग जो चार्जेस रहते हैं, एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस रहता है पूरा, तो उसका मेरा रजिस्ट्रेशन विद आरओसी रहना चाहिए और मेरे को डिटेल्ड सर्टिफिकेशंस लगेंगे। नोट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क कर देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपको ऑलरेडी आता है, मैं पक्का बोल रहा है, मेरे को 100% उम्मीद है, उन्होंने डायरेक्टली 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे में रूल 11 में ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आ चुका है। व्हाट इज रूल 11 का ये पॉइंट ये आ चुका है, ये चीज चैप्टर 9 के पर्सपेक्टिव से नहीं है। डिस्क्लोजर्स, डेट एंड अमाउंट given to sub intermediaries, date and amount given to intermediaries who have given to other intermediaries as a investment, समझ रहे हो, then guarantee security वाला date and amount, no violation of PMLA, वो डिस्क्लोजर वाला चारों पॉइंट याद रखना, मैं तुमको बता रहा हूं, वो डिस्क्लोजर का चारों पॉइंट याद रखना, अलग क्वेश्चन बनेगा, चाहे शेयर प्रीमियम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए या बोरोड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नोट नंबर 5 तुम्हारा फेवरेट, कारो क्लॉज नंबर 9 याद आएगा अपने आप, वेयर द कंपनी हैज नॉट यूज्ड the borrowings from bank or institution for the specific purpose for which it was taken as on balance sheet date, the company shall disclose the details where they have been used। अरे यही तो कारो क्लॉज नंबर 9 में बताया था आपको मैंने, that it is not just default in repayment, it is also about usage of funds which are borrowed। so 10th is usage of funds for IPO FPO, 9th is default in, इधर लिख दो बाजू में, कारो क्लॉज नंबर 9
क्लियरली बोलता है दैट यू हैव टू इवैल्यूएट द यूसेज ऑफ फंड्स विच आर बोरोड फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दिस पेएबल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रिसीवेबल यार. इसमें कुछ अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या वो देख लेते हैं, बाकी तो मेरे को ग्रेट लगता नहीं कुछ भी यार. हाँ आ जाओ. वो रिसीवेबल के केस में भी था, इधर भी एजिंग एनालिसिस रहेगा. ये देखो, एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा आपको फॉर ट्रेड पेएबल. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कितना पैसा ड्यू पड़ा है, पेज नंबर 9B.25. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा कितना ड्यू पड़ा है, अदर्स को कितना ड्यू है, एंड डिस्प्यूटेड वाला. द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग एजिंग के हिसाब से. लेस देन 1 ईयर कैटेगरी में कितना है, 1 to 2 कैटेगरी में कितना है, 2 to 3 एंड मोर देन 3. ठीक है. नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटीज. इसमें देखो नॉर्मली अनपेड डिविडेंड आता है, इसको मार्क कर लो पॉइंट नंबर ई को. पॉइंट नंबर एफ को मार्क कर लो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट नहीं किया. याद है क्या, अरे जिसको पैसा रिफंड देना पड़ता है आपको आइडियली, याद आया क्या. इनकम रिकॉग्नाइज्ड और रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट अक्रूड, ये चीजें नॉर्मली मेरे अदर करंट लाइबिलिटी में आएगी. आई शुड नो दैट. मेरे को लगता है अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है इन केस ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. याद है क्या, एक्चुअल वैल्यूएशन वाला आंसर इधर से पिक किया था उन्होंने. इधर आओ, प्रोविजन क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है. डेफिनेशन एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्टली इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्टली इंपॉर्टेंट है. AS29 में पढ़ाया होगा. कैन आई अज्यूम दैट. कम टू एग्जिस्टेंस, कंप्लीटेशन, वैल्यूएशन. यहां पे सीधा देखो पॉइंट नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. सुनो, कंपनी को कोई प्रोविजन बनाने का है, एक्चुअल वैल्यूएशन करवाया उन्होंने ताकि वो प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट ग्रेचुइटी बना पाए. तो कहना इसे उन्होंने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया. वो एग्जाम में क्वेश्चन सिनेरियो क्रिएट करेगा. कंपनी ने प्रोविजन क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं लिखेगा, उसके बजाय एक्चुअल वाला बंदा लिखेगा. कोई ना कोई एक्सपर्ट के बारे में रेफरेंस देगा. आपको पूछेगा एज अ ऑडिटर कैन यू रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स रिसीव्ड, तो मेरे को लिखना है कैन आई यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और नॉट. आंसर मैच करके देखो. पॉइंट नंबर 7 आपका ऐसे 500 का आंसर है पूरा एज इट इज. रिवाइज करवा के दिया था और मैं बोला था ये चीज उन्होंने चैप्टर नंबर 9 में लिखी है. एक ना एक दिन प्रोविजन के नाम पे यूज करेंगे. आंसर प्रोविजन नहीं होगा, आंसर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम कब यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये कैसे डिसाइड करोगे, वो आपका आंसर होगा. A, B एंड C. ठीक है. फिर प्रोविजंस को भी सोचो एक लॉजिकल तरीके से. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैटेगरी रहेगी. सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोविजन का लाइन आइटम जो रहेगा, वारंटी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशन है, सबका ओपनिंग बैलेंस रहेगा. नया प्रोविजन आपने क्या क्रिएट किया उसके रिलेटेड वो अमाउंट आपको देखना पड़ेगा. क्या प्रोविजन को कुछ आपने राइट बैक किया है, क्लोजिंग बैलेंस क्या आया, ये प्रॉपर मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ प्रोविजन. लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. फिर जब हम प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं मतलब हमने बहुत रीजनेबली ट्राई करना चाहिए एस्टिमेट करने का दैट माय प्रोविजन शुड बी एट फेयर वैल्यू. प्रोविजंस आर नथिंग बट माय अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड माय अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी एट फेयर वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐसे है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे 540 दैट इज ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू पे आया है एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिया है, वो चीज 540 में कवर होती है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डोंट वरी. तो डिस्क्लोजर के अंदर ये चीज कहां लिख के दी है ये आपको बोलता हूं. आओ, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये टाइम पास है, नॉट इंपॉर्टेंट. कंटीजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट नॉट इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 2 पे आओ. एग्जाम में पूछा भी है AS29 के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे रहते हैं. एज पर AS29 फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल प्रोविजन क्या बनाया है, अमाउंट क्या यूटिलाइज किया है, अनयूज्ड अमाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है. AS29 में बताया होगा. यस और नो, पक्का. हर प्रोविजन जो बना रहा हूं क्या मेरे को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, क्या नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन रहेगा, कब मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि एक्चुअली ये पैसा पेएबल होने वाला है, क्या उस पे आउटफ्लो के रिगार्डिंग कुछ अनसर्टेनिटीज है, क्या मैंने कुछ अजम्पशंस वगैरह यूज किए हैं, ये मेरे को सब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है, पक्का. पॉइंट नंबर C को मार्क करना इंपॉर्टेंट MCQ के लिए. कंटीजेंट लायबिलिटी पे ये पॉइंट नंबर B जो था एंड पॉइंट नंबर A जो था, दे बोथ आर रिगार्डिंग प्रोविजन. A and B is about provision, C is about contingent liability.
बिकॉज AS29 इंक्लूड्स बोथ प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट एसेट भी आता है उसमें तो, बट जाने तो अभी के लिए प्रोविजंस के ऊपर A और B एंड C इज फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी। नॉर्मली मुझे बताओ कंटीजेंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि भाई सिचुएशन क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है और एक्चुअली में कितना इंपैक्ट आ सकता है। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखो, अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटफ्लो इज एक्सट्रीमली रिमोट, आपने क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए ईच क्लास ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी को। क्या क्या सर? अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, देखो आपका एस्टिमेशन क्या है, क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है, क्या कोई इंडिकेशन है अनसर्टेनिटीज के रिगार्डिंग, अमाउंट के रिगार्डिंग, टाइमिंग के रिगार्डिंग, एंड क्या उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल सकता है किसी तरीके से, अगर हाँ तो उसका सिचुएशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉर्मली मैंने ये डिस्क्लोजर देने ही चाहिए, अनलेस मेरे को लगता है होगा ही नहीं, एक्सट्रीमली मिनिमल चांस है तो बात अलग है, नॉर्मली देना ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट किसका है? AS20। तुम्हारे AS20 का जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रहेगा ना, वहां से उठा के डाला है इसको ऐसा। ये चीज एग्जाम में आ सकती है। दे हैव आस्क्ड दिस वंस इन ओल्ड सिलेबस आल्सो एंड आई थिंक वंस इन न्यू सिलेबस एज वेल। इट इज इंपॉर्टेंट। देखो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, जब प्रिपरेशन कर रहे हो डोंट ट्राई टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन ऐसे मॉड्यूल। प्लीज, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, फाइनल में बहुत काम में आएगा, आर्टिकल्स में बहुत काम में आएगा, उसका पर्पस हो चुका है, उसकी वजह से तुम यहां तक पहुंचे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और उसकी वजह से तुम आंसर लिख पाओगे, ये भी तुमको बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुमको लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दिखाया जो अनयूजुअल होता है, तो बहुत ही अनयूजुअल ऐसे से पिक कर करके आंसर्स क्वेश्चन पिक किए थे, तब उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत काम में आएगा। नॉर्मल सिचुएशंस में आपने शुरुआत करना है मॉड्यूल 2 से। जैसे मैं मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर 1 पे गया, सारे मिस्टेरियस टॉपिक लिख के दिए वहां पे मैंने। मॉड्यूल 2 में आऊं, मिस्टेरियस टॉपिक यार, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, और तुमको मालूम है इस पे क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर लास्ट तक। मैं तुमको बोल रहा है हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर से बेसिक बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, पर आएगा पक्का बोलता हूं। अब ना पेपर के हिसाब से सोचो उधर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, मतलब चैप्टर 1 में अगर ये आ चुका है ना, अगली बार पक्का स्कोप ऑफ ऑडिट या एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, मैं लिख के बोलता है होना ही है। बहुत ही याद हो गया तो क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिट पे आ जाएगा, मुझे था ना क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिट, एक रहेगा क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। मैं बोल रहा है चैप्टर 1 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, मैंने आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्किंग करके दिया है कि तेरे को भाई इतने क्वेश्चन पढ़ने का है, तो तू शुरुआत वैसे कर, प्रिपरेशन वहीं से दिमाग लगा। नाउ इट इज नॉट दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो सीधा चैप्टर 1 में ये 5 क्वेश्चन आ सकता है, इसका मेरे को ये आंसर लिखने का है, मेरे को ये पता होना चाहिए, इसमें मेरे को अगली बार ये 4-4 पॉइंट पढ़ने का है, ये मेरे को ऐसे याद रहेगा, मैं ऐसा लिखूंगा। चैप्टर 1 खत्म। फिर मैं गया चैप्टर 2 पे, नाम देखो क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम। अब कौन सा रेफरेंस आया? 2 ऐसे का रेफरेंस आया। अब मैं ऐसे मॉड्यूल ओपन करूंगा, और अभी भी बोलता हूं ऐसे 300-320 का पहले क्लास नोट्स निकाल लो, फटाफट दोनों को उड़ा दो, फिर मॉड्यूल को एक बार ऐसे मॉड्यूल को स्कैन करो कि 300 में कुछ तो ऐसा था क्या जो क्लास नोट्स में नहीं आया, अच्छा एक था, ये मेरे को देखने का है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, कुछ ऐसा घटिया कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ा, इग्नोर किया। 320 में गया, कुछ तो मिस हुआ गया, एक आध कोई चीज रहेगा, पढ़ा, छोड़ दिया। ये अप्रोच से ऐसे मॉड्यूल के पास जाओ, ऐसे मॉड्यूल खोल के बैठो ही मत, ये मॉड्यूल से शुरुआत करो, दिस इज योर राइट डायरेक्शन। ये मैंने बार बार ये नाम क्यों लिख के दिया है, क्यों ऐसा लिख के दिया है, ताकि तेरे को समझे तो किधर जाने का है, वरना मैं कटिंग कर देता ना डायरेक्टली यार। तेरा डायरेक्शन पढ़ाई के लिए ऐसा होना चाहिए। थर्ड ऐसे चैप्टर में जाऊंगा, कौन सा है? ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट। ये तो मिसलीडिंग है, इसमें तो बहुत एसेज हैं, सिर्फ इतनी पढ़ूंगा, मतलब तू वो एसेज पढ़ जो यहां से आए हैं, उसके बाद टाइम बचे जिंदगी में तो बचे वैसेज। समझा क्या मेरा बात? ऐसा नहीं है कि उधर से क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी आता है, एक आध क्वेश्चन आएगा, बट ये डायरेक्शन फॉलो कर, 95% पेपर इधर से कवर हो जाएगा। ये डायरेक्शन विल कवर 95% ऑफ योर पेपर। वन क्वेश्चन कैन बी बियॉन्ड दिस। 299 पे आ गया, आ सकता है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है आपके, डायरेक्टली इधर नहीं है, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के है, ठीक है ना, लास्ट में देखना ना एक बार, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। समझा क्या? मतलब ये डायरेक्शन तूने अगर फॉलो किया ना, मैं बता रहा हूं तेरा रिवीजन भी फास्ट होगा,
क्विक अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा और डायरेक्शन क्लियर रहेगा। अच्छा ये क्वेश्चन चैप्टर 1 से आ रहा है, ये क्वेश्चन चैप्टर, इसीलिए नोटिस करो रिवीजन करते वक्त भी बार बार बोला 520 इंपॉर्टेंट है, अलग चैप्टर है, 240 इंपॉर्टेंट है, अलग चैप्टर है, 530 इंपॉर्टेंट है, 520, 30, 240, दीज आर सेपरेट चैप्टर्स। प्लानिंग का 300, 320 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन पे चैप्टर्स बने हुए पूरे के पूरे, उधर से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वो अप्रोच रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, बेयर मिनिमम, ऑनेस्टली बेयर मिनिमम ये अप्रोच से 2 रीडिंग चाहिए। अच्छा 2 रीडिंग्स अगर अच्छा करके रखा, सेकेंड रीडिंग तक पहुंचते पहुंचते क्लियरली पता होना चाहिए चैप्टर 1 6 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन 4 पॉइंट्स, ताकि लास्ट डे शुरुआत वहां से करूंगा। समझा क्या मेरा बात? तब जाके लास्ट डे पूरा सिलेबस खत्म होगा। एंड यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस, देर इज नो अदर वे राउंड, आई एम टेलिंग यू, देर इज नो अदर वे। पूरा कवर करना है, क्योंकि किधर से भी कुछ भी आएगा, ये प्रिपेयर्ड रहने का अपने को। बात समझा क्या? सो दैट्स हाउ यू शुड गो टू चैप्टर 1 2 3 4 5 6। और अगर इसका भी सीक्वेंस चाहिए तो सबसे पहला चीज है सारे ऐसे वाले चैप्टर पहले उड़ाने का। चैप्टर 1 2 3 5 7 8 पहले ही उड़ाने का, 4 6 को छोड़ देने का। ये खत्म किया, 4 6 मिला के नॉर्मली 2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट एग्जाम दोनों 6 पे आए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी 6 की है एंड ज्यादा आसानी से प्रिडिक्ट चैप्टर 6 होता है। छोटा है, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, समझ रहे हो मेरा बात? उसका फायदा उठाओ, चैप्टर 6 को घोट लो। हर मैं पूरा पढ़ाया ऐसा था कि इधर ये क्वेश्चन ये 5 पॉइंट, ये क्वेश्चन ये 5 पॉइंट, पूरा अप्रोच ही वैसा था, क्योंकि उधर सिर्फ क्वेश्चन ही डायरेक्टली आता है। मैं बता रहा हूं, लास्ट एग्जाम को एक बार देख लो, 2 ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से क्वेश्चन है क्लियरली। अगली बार एक ऑटोमेटेड से रहेगा, एक चैप्टर 4 से रहेगा। चैप्टर 4 में 315 आ गया तो लॉटरी, कुछ अलग पूछ लिया, ठीक है देख लेंगे, आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेंबर थियरी पेपर है, इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू गेट ट्रबल्ड। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। सी दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, बिकॉज सी अब प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूं, समझ रहे हो? डिस्कशन की बात करोगे तो यार कोसो फ्रेमवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल बहुत बता है, और जानना जो है और जो लिखना है कोई फायदा नहीं है उसका, सोचने का, लिखना कम ही होता है। ठीक है, 1 2 3 5 7 8 ये खत्म किया, देन कम टू चैप्टर 6, समझ रहे हो? फिर 9 से 13 का सिचुएशन आता है। 9 में आपको पूरा अप्रोच क्लियर है, इनकम स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन ढूंढने का, ऐसे पढ़ने का है। मतलब मैं उल्टा बोलता है, 9 को ना अलग से टाइम दो ही मत, 9 को रात को सोने से पहले पढ़ो, कुछ याद नहीं करने का, अंडरस्टैंडिंग पूरा एस्टैब्लिश्ड है, सिर्फ रीड करने का आधा घंटा, आधा घंटा पढ़ो बस। 5-7 दिन भी तुमने आधा घंटा रात को पढ़ लिया ना सोने से पहले, खत्म है। एक ही एलिमेंट पढ़ो, आज बोरिंग बस उतना ही पढ़ने का है, कल प्रोविजन कंडीशन एबिलिटी ना उतना ही पढ़ने का, बस सिर्फ उतना, तो चैप्टर 9 अपने आप से लड़ जाएगा। चैप्टर 10 में अज्यूम करता हूं आपने इंटर में लॉ में पढ़ा है, ऑडिट में पढ़ा है, दोनों जगह समराइज लिखा है, फिर से लॉ में रिवाइज किया है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा हुआ है। इसलिए नॉर्मली मैं उसको रिवीजन में कवर नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है उसके वजह बाकी चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कवर्ड मल्टीपल टाइम्स, टू यू गेट माय पॉइंट। ज्यादा दैट इज इजी टू टीच, मतलब मैं स्टार्टिंग वहीं से कर सकता है, मतलब मेरे लिए बहुत ही आसान है यार, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि जहां बच्चों को पक्का समझ में आएगा कि ऑडिटर कौन हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन, इट्स अ वेरी इजी वे टू टीच। बट मेरे को लगता है वो बच्चा खुद कर सकता है, उधर फालतू में मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है चैप्टर 11 12 13। चैप्टर 11 तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट है, तुम्हारे लिए सिर्फ कार्य है, तुम्हारे पास अदरवाइज बाकी जो पूरा स्टैंडर्ड्स है वो 700 701 705 706 710 सब कवर्ड है। 710 छोड़ देना भले चाहिए तो, अगले टाइम के लिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, दैट इज वन स्टैंडर्ड दैट डजंट गेट आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, यू गेट माय पॉइंट। 710 से क्वेश्चन आया है, 710 में पूछने लायक क्वेश्चन 3 है, समझ रहे हो मेरा बात? एक्सेप्शन क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, समझ रहे हो क्या मेरा बात? एक्सेप्शन आ चुका है, प्रोसीजर भी आ चुका है, रिपोर्टिंग तुम नहीं भी पढ़ गए तो तुम्हारा आंसर सही रहेगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि तुमको मैंने याद है क्या, डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर गलती था, वो सिचुएशन बनाएगा तेरे को आंसर इमीडिएटली आएगा, क्योंकि वो वही एग्जांपल देगा, एक गलती जो लास्ट ईयर थी मैंने मॉडिफिकेशन दिया, इस साल भी सेम गलती कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मेरे को अभी भी मॉडिफिकेशन देना है, किधर दूंगा? अरे 705 मॉडिफिकेशन के अंदर देगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में लिखेगा वो चीज, समझा क्या मेरा बात? लिटरली मत छोड़ना, 5 मिनट डिवोट करना, पर मतलब ज्यादा ज्यादा टाइम मत डिवोट करना, लॉजिकली कुछ बोलते हुए भी डर लगता है, आईसीए के अगेंस्ट यार कि छोड़ना है, मतलब टू रिस्की। देन गो टू चैप्टर 13, डोंट गो टू चैप्टर 12। चैप्टर 12 से एक क्वेश्चन आएगा बैंक ऑडिट से,
बैंक ऑडिट ना जितने क्वेश्चंस मार्क कराए थे उतना पढ़ने का बस। ऑडिट ऑफ एडवांसेस मार्क कराया था, अरे ऑडिट ऑफ एडवांसेस ही था तुम्हारे सिलेबस में, और इनकम एक्सपेंसेस, और मेजोरिटी टाइम उन पे क्वेश्चन आने के बजाय बैंकिंग कंपनी क्या होती है उधर क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो मेरा बात? तो जितना मार्क कराए उतना रीड करने का बस। चैप्टर 13 के अंदर 3 कैटेगरी बना के दी आपको, ए बी एंड सी। स्टार्ट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज्यादा चांसेस है उधर से क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम है, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, इधर ये आ सकता है, वो पढ़ने का, वो उड़ाने का। फिर आने का पार्ट ए के अंदर, उसमें देखो ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ एलएलपी, समझ रहे हो मेरा बात? फिर तुम्हारा ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी, लोकल बॉडी पे 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चंस, क्वेश्चन तक लिखा के दिया, आंसर तक मार्क पूरा वर्ड बाय वर्ड मैच करवा के दिया, ऐसा ये इतना इतना लिखने का है, वो खत्म करने का। फिर लास्ट में आने का पार्ट सी के ऊपर, पार्ट बी जो मिडिल वाला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। उसमें डिटेल में क्या पढ़ोगे? एक्सपेंसेस चेक करने के लिए 5 स्टेप्स, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ प्रोविजंस, अरे याद आया क्या? प्रॉपर्टी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, याद आया क्या? वो ज्यादा पढ़ने का डिटेल में। दैट शुड बी योर वे टू लुक एट थिंग्स, एंड देन व्हेन यू गेट मोर टाइम तो मैं बचे हुए पार्ट पे धीरे धीरे जाएगा। बट ये अगर कवर करते हो मतलब मेजर 80-90% चंक ऐसे आप कवर कर सकते हो। अभी गुड। बैंक ऑडिट में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें उतने बस, देयर विल बी ओनली 1 क्वेश्चन, कुछ नहीं आता उसके बियॉन्ड। एक एमसीक्यू में भी हायर साइड के अंदर, एमसीक्यू तो वैसे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक जो क्वेश्चन है, जैसे लास्ट टाइम ऑडिट ऑफ एडवांसेस आ गया था, इस बार उसको छोड़ देने का, बाकी वाले पार्ट पे जाने का। हर जगह बताया इधर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इसका आंसर लिखने का है। नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ में और क्या रिपोर्ट देते हैं? एलएफएआर का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। समझ रहे हो मेरा बात? फिर याद है क्या? मीटिंग, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का मीटिंग्स होना चाहिए, किक ऑफ मीटिंग, स्टार्टिंग के अंदर डिस्कशन करोगे। नॉर्मल कंटेंट जो था वो बैंक ऑडिट में लेके आ गए, उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन। फिर इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एडवांसेस के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एडवांसेस पढ़ाए थे, बहुत सारे हैं। थोड़ा एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, एनपीए का डेफिनेशन होगा।